हेलो सुपर लर्नर्स, क्या हाल चाल। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। हम शुरू करने जा रहे हैं स्पेस मिशन, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 10 साइंस 1 से फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। लर्नर्स, इस चैप्टर के अगर आपको नोट चाहिए और इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर के अगर आपको नोट चाहिए तो आप शुभम झा क्लास 10 इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको सर्च करना है शुभम झा क्लास 10 और आपको ऐसा है कि मुझे दिखेगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड 10th स्टैंडर्ड के लिए। इसके अलावा इस चैनल पे अगर आप आ जाओगे हमारे इस चैनल पे जिसका नाम शुभम झा है, तो इस पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर कर रखा है क्लास 10 साइंस का, और वो भी वन शॉट में। यहाँ पे देख सकते हो आप साइंस 1 के सारे चैप्टर्स है। ठीक है, अब ये कार्बन कंपाउंड्स का स्पेस मिशन आ जाएगा तो 10 के 10 चैप्टर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पीछे जाकर के नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि साइंस 2 का पूरा सिलेबस है। तो आप साइंस 2 डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा हमने डाल दिया ऑलमोस्ट, तो आप साइंस 2 पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सोशल स्टडी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो वो भी हमने डाल रखा है हमारे चैनल पे। तो इनका उपयोग करें अपने पढ़ाई में। एक और छोटी सी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि हमने हमारा ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है इजी लर्निंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो उसके लिए भी टेंशन मत लो। लर्नर्स, इस ऐप के ऊपर हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और कई सारे लाइव बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। बट ये टेस्ट सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये साइंस की जो टेस्ट सीरीज है, इसका प्राइस 1000 रुपीज है, बट ये अभी 50% ऑफ पे मिल रहा है आपको, और आपको 500 रुपीज में मिल जाएगा। इसके अंदर साइंस के हर एक चैप्टर से, अगर आपका सिलेबस नहीं बदला है, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं अगर वही सिलेबस है, तो साइंस के हर एक चैप्टर से, ध्यान से सुनना ठीक है, उसके हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1000 से ज्यादा एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कैसे करना है, एक चैप्टर पढ़ के हो गया, उसके बाद उससे रिलेटेड हमें टेस्ट सीरीज में टेस्ट देना है और अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके काम का है। बहुत मजा आएगा आपको ये टेस्ट सीरीज अगर आप ले लेते हो तो ये जरूर परचेस कर लेना। ये आपको हमारे ऐप पे ही मिल जाएगा। तो आपको सिंपली ऐप को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। लिंक पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, ऐसा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर लेना अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और कोर्सेज वाले सेक्शन से जाके सिंपली इसको परचेस कर लेना, टेस्ट सीरीज को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक बहुत ही प्यारा सा न्यारा सा चैप्टर, जिसका नाम है स्पेस मिशन। मैं इतना खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि हमने सिलेबस को खत्म कर दिया है। आई होप कि आप समझ रहे हो। अब सबसे पहले हमारे चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। तो देखो, स्काई का मतलब क्या होता है, द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे जो अर्थ है ना, उसके अंदर एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं। तो द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी है। वेयर सनलाइट इज स्कैटर्ड, तो जो सूरज की जो रोशनी आती है ना, उसके अंदर बहुत सारे और भी कंपोनेंट कलर्स होते हैं। तो ये जो लाइट होता है ना, ये स्कैटर हो जाता है, इसके लिए आपको आसमान ब्लू दिखता है। सुबह में आपको ऑरेंजिश येलो रेडिश कलर का दिखता है आसमान। तो दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट स्कैटर हो जाता है। तो वो रीजन जहां पे लाइट स्कैटर हो रहा है और हमें चीजें दिख रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्काई बोलते हैं। स्काई इंक्लूड करता है हर वो चीज जो हमें अर्थ के बाहर भी दिख रहा है। एग्जांपल के लिए, अगर मैं ऐसे देखता हूं ऊपर की तरफ रात को और मुझे चांद दिखता है, तो मैं क्या कहता हूं कि आसमान में चांद है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि भैया द मून इज इन द अंतरिक्ष, ऐसे नहीं बोलता। नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं कि आसमान में चांद। तो ये ना अर्थ के सरफेस के ऊपर के भी कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक चीजों को इंक्लूड करता है स्काई। ओके, जहां तक आप देख पा रहे हो वो आपका स्काई है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भैया तो लेकिन एक्चुअली तो जो चांद है वो स्पेस में है, अंतरिक्ष में है। राइट, तो स्पेस होता क्या है भैया, तो ध्यान से समझना। द रीजन बियॉन्ड द स्काई, स्काई के परे, मतलब अर्थ है ये, मान लो ठीक है, ये हमारा अर्थ है, इसके एक पर्टिकुलर लेयर तक हमें क्या है, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, जहां पे हमें गैसेस वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेगी। और उसके परे, उसके बाद जो भी है वो स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस का एक जोन है जो हमारे प्लैनेट के अराउंड है और आजू बाजू में भी है, जहां पे बिल्कुल हवा नहीं है कि आप सांस ले सको, और वहां पे लाइट भी स्कैटर नहीं होता है। लर्नर्स, स्पेस वैक्यूम है, बट खाली नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। आई होप कि आपको स्पेस और स्काई समझ आ गया होगा। लर्नर्स, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन योर बुक। अभी तो ये भी एक क्वेश्चन ही था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई, बट और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पूछे गए इन बिटवीन। तो एक और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, दैट प्रश्न इज व्हाट इज द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम में सन होता है, ठीक है, उसके अलावा प्लैनेट्स होते हैं बहुत सारे। अब इसको सीक्वेंस में याद रखने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट टर्न अस 9। ऑफ कोर्स प्लैनेट प्लूटो था, अभी वो ड्रॉप प्लैनेट हो गया, ठीक है। तो
M4 मर्क्यूरी, V4 वेनस, E4 एंड सो ऑन, आप समझ गए होगा, राइट? इसके अलावा कुछ ड्रॉप प्लैनेट्स पे 9th स्टैंडर्ड में आपने हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ा होगा, जहां पे ड्रॉप का मतलब आपने पढ़ा होगा स्मॉल इन साइज, टॉल प्लांट, ड्रॉप प्लांट, ठीक है? तो स्मॉल इन साइज, तो ड्रॉप प्लांट मतलब ऐसे होते हैं कि एक मास है बेसिकली जो इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसको हम प्लैनेट्स बोल दें, बहुत छोटे होते हैं, तो ड्रॉप प्लैनेट्स, ठीक है? जैसे प्लूटो है, सेरेस है, ठीक है, मिकमेक है, इरिस है, ठीक है? ये सारे क्या है आपके, ये आपके ड्रॉप प्लैनेट्स है। इज इट क्लियर? होमिया, होमिया, ओके। नेक्स्ट वाला है मून। हमारे 181 का मून मतलब क्या है कि हमारे मिल्की वे में बहुत सारे मून्स हैं। अब आपको देखना है कि क्या ये अपडेट हुआ या नहीं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा मोर देन 200। तो बहुत सारे मून्स हैं, हमें तो एक ही मून पता है वैसे, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे पत्थर वगैरह है, कॉमेट्स वगैरह, एस्ट्रॉइड्स वगैरह, ठीक है? तो एक एस्टिमेट्स के हिसाब से 56, ये क्या हो जाएगा? 56,000 नहीं, ये 5,66,000 हो जाएगा, राइट? 5,66,000 इतने एस्ट्रॉइड्स है एक एस्टिमेशन के हिसाब से। अब तो बढ़ भी सकते हैं, राइट? हम डेली तो काउंट जाके करते नहीं है लर्नर्स। इसके अलावा काफी सारे सैटेलाइट्स भी। अब सैटेलाइट्स की अगर हमने बात की है तो सैटेलाइट मतलब क्या होता है? दैट कैन बी अ गुड क्वेश्चन कि जनाब व्हाट इज मेंट बाय सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? जैसे अभी इस बात को समझो कि ये मेरा ईयरबड है, ठीक है? और ये ईयरबड, अब मैं थोड़ा सा रंग बदल लेता हूँ, मतलब कि आपको चीजें दिखे थोड़ी सी, ठीक है? यहाँ आ गया मैं। ओके, तो मान लो कि ये क्या है? ये मेरा माउस है और इस माउस के आजू बाजू ये ऐसे 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 बड़ी सी ऑब्जेक्ट के आजू बाजू घूम रहा है, राइट? तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये सैटेलाइट। इज इट क्लियर? अभी समझते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है दैट ऑर्बिट्स और सर्कल, जो गोल घूम रहा है या फिर ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट लाइक अ प्लैनेट। जैसे मान लो अर्थ और उसके बाजू में मून है जो उसके आसपास ऐसे इर्द-गिर्द घूम रहा है, तो उसका सैटेलाइट। सैटेलाइट बेसिकली दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको हम लोग मैन मेड सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है? इट इज आल्सो कॉल्ड मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है? और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि मून। एग्जाम्पल, सवाल ये है कि हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज अर्थ हैव? अर्थ के पास कितने नेचुरल सैटेलाइट है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मून, इकलौता, ठीक है? अब हमारा जो एक्चुअल है, हमारा जो चैप्टर जिसका नाम है स्पेस मिशन, ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा ही एक चैप्टर हमें 9th में भी हमने पढ़ा था, ऑब्जर्विंग द टेलीस्कोप, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन में क्या है? देखो, मैं एकदम चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम्हें हर एक लाइन का मतलब पता हो और तुम बेटर कंप्रीहेंड कर पाओ। तो ये जो इंसान थे ना, वो हमेशा से क्यूरियस थे। वो क्यूरियस किस चीज के बारे में थे? तो दे वर क्यूरियस अबाउट अननोन प्लेसेस, जिनके बारे में उनको नहीं पता, और वो हमेशा ईगर रहते थे अपने हॉरिजन ऑफ नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए। मतलब एक्सपैंड द हॉरिजन ऑफ नॉलेज मतलब अपने ज्ञान का जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए हमेशा ईगर रहते थे। इनको ना बड़ी क्यूरोसिटी होती थी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देख करके डार्क नाइट में। मतलब जब ये अंधेरी गहरी अंधेरी रातों में जब चार तारों को चमकते दिखते तो ये सोचते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार व्हाई आर यू सो मच फार। इनके अंदर क्यूरोसिटी थी, इनकी इच्छा थी कि ये उड़ना चाहते हैं स्पेस में, उनको उड़ना था। अब ये सारे कारणों से इन्होंने ना हाथ पैर मारना शुरू किया और वहां से शुरू हुआ स्पेस मिशन। भैया स्पेस मिशन मतलब थोड़ा अच्छे से समझाइए। देखिए, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट मतलब चीजों में जो डेवलपमेंट हो रही थी, और स्पेशली किसमें? स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है? और वो कब हुआ था? लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। इसके कारण डेवलपमेंट हुआ स्पेस क्राफ्ट का, और स्पेस वॉइस पॉसिबल हो पाया। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट हो रहा था स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसमें स्पेस क्राफ्ट बना लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में, और उसके कारण स्पेस यात्रा मतलब स्पेस में किसी चीज को भेजना या स्पेस में खुद जाना, ये पॉसिबल हो पाया। इस लाइन का मतलब ये है, सिंस उसके बाद से लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के बाद से 1000 से ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को प्लेस किया जा चुका है अर्थ के बाहर ऑर्बिट्स में। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा लर्नर्स। इसके अलावा स्पेस मिशन जो है वो इसलिए भी लिया जाता है कि हम क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें जैसे कॉमेट्स, स्टार्स, ठीक है, मून, अलग अलग प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, अभी हमने पढ़ा था, राइट? तो हम इनके ऊपर एक क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं, इसलिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं। अब जरा बात को ध्यान से समझना, वी कैन क्लासिफाई स्पेस मिशन इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम किसी स्पेस मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी तो वो होगी जिसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में डाल दें। मतलब मान लो कि ये मून है
और इसके बाजू में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने रख दिया कि हमें मून के बारे में हम अलग अलग चीजें रिसर्च कर सके, वहां से कुछ ले सके और उसका कुछ और इस्तेमाल कर सके। या फिर हम अर्थ के आसपास डाल दें, मून का एग्जांपल लिया था, हम अर्थ के आसपास डाल दें, क्यों? रिसर्च के लिए या फिर कोई और एप्लीकेशन के लिए। जैसे और एप्लीकेशन जैसे नेटवर्क प्रोवाइड करना, ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प करना, जो आप टीवी पे कुछ देख पाते हो ब्रॉडकास्ट हो सके इसलिए, समझ रहे हो? अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि हम ये मिशन इसलिए ले रहे हैं कि हम स्पेसक्राफ्ट को आउटर स्पेस में भेजना चाहते हैं, हमारे जो अर्थ के सरफेस के बाहर, ठीक है, आउटर स्पेस में बहुत दूर, उसको हम भेजना चाहते हैं। क्यों? ऑब्जर्वेशन करने के लिए। किस चीज का ऑब्जर्वेशन करने के लिए और क्यों ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? तो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए द ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, और भी जो ऑब्जेक्ट्स है सोलर सिस्टम में उसके लेकर के हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है उनके बारे में भी हमें जानना है। अब अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो रिसेंटली एक टेलीस्कोप डेवलप किया गया था जिससे बहुत बेटर, बहुत बढ़िया एक नेबुला, मतलब एक स्टार जो खत्म हो रहा था, एक दूसरे स्टार जिसकी शुरुआत हो रही थी, उसकी फोटो आई थी। तो ये सब हम कैसे कर पाते हैं? ड्यू टू स्पेस मिशन। हम अलग अलग चीजें स्पेस में भेजते हैं, इस कारण से हम ये कर पाते हैं। आई रियली होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पहले सदस्य जो कि स्पेस में जा चुके थे उनका नाम था यूरी गैगरियन। ये बात जरा ध्यान से निकालना, और वो यूएसएसआर के थे। यूएसएसआर मतलब अभी बताऊंगा, रशिया शायद, क्या होता सोचो। तो ये उनका फोटो है। ये पहले वो सदस्य थे जो स्पेस में फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस, इनटू स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में बैठ करके जाने वाले। उतरे नहीं उतरे वो बात नहीं है। अच्छा, पहले सदस्य ये कब गए थे वैसे? 1961 में। इसके अलावा पहले सदस्य, द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने चांद पे अपना कदम रखा था, स्टेप मतलब कदम रखा था, इन 1969, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो एक अमेरिकन सिटीजन थे, यूएसएस, ऐसा लिखा ऑफ यूएस। इसके अलावा लर्नर्स इंडियन राकेश शर्मा जो कि इंडियन ओरिजिन है, इन्होंने ऑर्बिट किया था अर्थ को, मतलब अर्थ के चक्कर काटे थे इन 1984 इन अ रशियन स्पेसक्राफ्ट। लेकिन जिस स्पेसक्राफ्ट में वो थे वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट था? इट वाज अ रशियन स्पेसक्राफ्ट। ये उनका फोटो है। आई होप कि आपको सब फोटोज वगैरह दिख रहे होंगे टाइम टू टाइम। लर्नर्स, इसके अलावा कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, ये भी इंडियन ओरिजिन से थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब क्या होता है वैसे? मतलब कि स्पेस को एक्सप्लोर करना। और ये जो मिशन ऑर्गेनाइज किया गया था वो नासा द्वारा किया गया था। नासा का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं आगे आपको और डिटेल में बताता हूँ। और नासा भी एक यूएसए की बॉडी है, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपको दोनों का फोटो दिख रहा होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ कि आप बेटर तरीके से देख सको। ओके, मूविंग फॉर द लर्नर्स, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि चैनल पे सब कुछ पढ़ाया गया है। ओके, यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स, स्पेलिंग याद रखना, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दैट्स इट। पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था, स्टेप किया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आई होप कि आपको पता होगा। अगर मैं सही हो तो नीचे ट्रू लिख देना चाहिए। लर्नर्स, मूविंग फॉर द विच टाइप ऑफ टेलीस्कोप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ? कौन से? तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि हबल टेलीस्कोप है, जो कि एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, या फिर एक्सरे टेलीस्कोप है जैसे कि चंद्रा वगैरह। ये 9th में आपने पढ़ा है। डिटेल में समझते हैं। प्रश्न ये उठता है कि किसी भी चीज को, व्हाई इट इज नेसेसरी, इवन अगर हम एक टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्लेस अ टेलीस्कोप, टू पुट, यहाँ पे मान लो टेलीस्कोप ऊपर वाला वर्ड, टू पुट अ टेलीस्कोप इनटू द स्पेस। एक टेलीस्कोप को स्पेस में डालने की क्या जरूरत है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको एग्जैक्टली इसका आंसर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर। पहला, दिस टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन स्पेस बिकॉज some of the light coming from the heavenly bodies मतलब जो अंतरिक्ष के अंदर जो भी चीजें हैं, is absorbed by the earth atmosphere। तो मान लो कि जो सूरज से जो भी रोशनी आ रही है, टेलीस्कोप का काम क्या है? फोटो लेना, ठीक है, ऑब्जर्व करना। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए मान लो कि इसी रूम में अंधेरा है, तो क्या आप मेरे को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। प्रॉपर लाइटिंग है इसलिए आपको मैं प्रॉपर दिख रहा हूं, राइट। तो किसी भी चीज को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए लाइटिंग की बहुत जरूरत है।
और जो सन की तरफ से जो लाइट आता है वो बहुत ज्यादा हद तक एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर से, ठीक है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके कारण, या फिर जो हेवनली बॉडीज से जो भी लाइट निकल रही है, सन से ज्यादा बेटर होगा जो हेवनली बॉडी जिस पे हमें नजर रखनी है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर द्वारा। अब पोजीशन इमेज का जो हमें मिलेगा वो भी बड़ा डिस्टर्ब मिलेगा। आप इमेजिन करो कि आपके आसपास लाइटिंग कंडीशन कंटिन्यूसली बदल रहा है, आप एक फोटो ले रहे हो मेरा और लाइटिंग कंडीशन बदल रहा है, या फिर ट्यूबलाइट वगैरह ऐसा फ्लक्चुएट करता है अगर आप रात को फोटो लेने जाते हो तो कहीं पे, तो वो बड़ा डिस्टर्ब सा इमेज आ जाता है, राइट, क्योंकि प्रेशर एंड टर्बुलेंस बदलते रहता है एटमॉस्फेयर का। वैसे तो ट्यूबलाइट का पीछे का तो कारण है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बार बार हवा तेज चल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, इसके कारण क्या होता है ना, टर्बुलेंस फेस किया जाता है, आपको क्लियर इमेज नहीं मिलता, ठीक है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है दिन के समय क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप लाइट पे बेस्ड होता है, ऑप्टिकल मतलब लाइट। इसके अलावा लर्नर्स, रात के समय में भी जो सिटी होती है वो बड़ा ही क्लाउडी वेदर होता है वहां पे, और उस क्लाउडी वेदर के कारण बहुत मुश्किल हो जाता है ऑब्जर्व करना। क्लाउडी वेदर रहेगा तो आप देख ही नहीं पाओगे आगे, लाइटिंग वाला वही सेम प्रॉब्लम। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक टेलीस्कोप को इन सारी चीजों के परे ले जाए, अर्थ सरफेस के बाहर ले जाए, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाके प्लेस कर दे कि नजदीक है तो और ज्यादा क्लियर इमेज मिलेगा। यहाँ तक समझ आ गया? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अभी लर्नर्स आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ऐप है इसका नाम है इजी लर्निंग, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। उस ऐप के ऊपर हम लाइव लेक्चर्स भी लेते रहते हैं, वी टेक लाइव बैचेस हमारे चलते रहते हैं। तो आप हमारे लाइव बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो एक चैट वाला सेक्शन होगा, उस चैट वाले सेक्शन में आप शुभम झा से डायरेक्टली बात कर पाओगे, ठीक है। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर पाओगे तो मुझसे बात कर लेना, एंड जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी मैं आपको करने की कोशिश करूंगा। पेड बैचेस होते हैं वैसे, ठीक है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंट ऑफ स्पेस मिशन। भैया ये जो स्पेस मिशन हम पढ़ रहे हैं इसकी क्या जरूरत थी और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जरूरत एंड इंपॉर्टेंस समझ लिया, नीड एंड इंपॉर्टेंस। देखो, जो हमारा वर्ल्ड है ना वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है स्पेस मिशन के कारण। कैसे, समझाता हूँ। आज एक जगह पे बैठा हुआ इंसान किसी दूसरे इंसान से कांटेक्ट कर सकता है विद इन सेकेंड। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास फोन है और मैं फोन लेता हूँ, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ, हेलो मैं अभी दिल्ली में हूँ, मेरी मम्मी महाराष्ट्र में, मैं बात कर सकता हूँ। मेरा भाई एक है जो लंदन में है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया में, विद इन सेकेंड मैं उससे बात कर सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट इज पीएसएलवी, आप 2 सेकंड में गूगल करोगे मुझे आंसर बता दोगे कि पीएसएलवी क्या होता है, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप मुझे बता दोगे। लर्नर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट तो हम सबको पता ही है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। इंटरनेट के कारण हर इंफॉर्मेशन हमारे बस उंगलियों की दूरी पे है, और ये पॉसिबल हो गया है कि हम एडवांस अलर्ट हमें मिल जाए किस चीज के रिगार्डिंग, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज, और हम प्रॉपर प्रिकॉशन ले सके। मान लो कि बहुत तेज बारिश की संभावनाएं हैं जिसके कारण पुल भर सकता है, आने जाने में यातायात में प्रॉब्लम हो सकता है जर्नी में, तो ड्यू टू इंटरनेट ये पॉसिबल है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचा दिया जाए और आप प्रॉपर प्रिकॉशन लोगे, छतरी लेके निकलोगे, या फिर आप ट्रैवल को अवॉइड करोगे। इज इट क्लियर? तो ये सब इंटरनेट के कारण हो चुका है, और इंटरनेट क्यों चल रहा है? ड्यू टू स्पेस मिशन, सैटेलाइट्स, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर तो फिर भी जमीन से है। ओके नेक्स्ट, अगर मान लो कहीं पे वॉर शुरू है तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम एनिमी के एक्शंस पे, जो हमारे एनिमी है जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं उस पे हम नजर रख सके, एरियल सर्विलेंस, हवाई के द्वारा सर्विलेंस कर सके यूजिंग सैटेलाइट, और हमें ना फोसाइल फ्यूल्स वगैरह के बारे में भी पता चल जाता है ड्यू टू सैटेलाइट्स। इसके अलावा अनलिमिटेड एप्लीकेशन है स्पेस मिशन के, ये तो कुछ गिनती के मैंने आपको बताया। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है ना उसको नकार नहीं सकते हम, इनएविटेबल है, उसको हम नकार नहीं कर सकते कि हमारे देश के तरक्की में स्पेस मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। ना सवाल ये है कि द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, अब इस सवाल को जरा ध्यान से समझना, एग्जाम में अगर पूछेंगे तो दिस इज नॉट सन, दिस इज अर्थ। मैंने आपको माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट ऑन अस या क्या, वेरी एजुकेटेड, ई फॉर अर्थ था, बी फॉर वेनस था, तो द राइट आंसर फॉर दिस इज वेनस। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ ये आपको नीचे कमेंट में आंसर बता। आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट डैश आवर्स टू रोटेट अर्थ, और इट टेक्स ऑलमोस्ट अराउंड डैश आवर्स टू रोटेट अराउंड इटसेल्फ। अब इस बात को समझो, रोटेट अराउंड इटसेल्फ से हमारा क्या मतलब है कि मैं अर्थ हूँ, समझ में आ गया, मैं अर्थ हूँ,
ये हो गया रिवॉल्यूशन, मैं ऐसे गोल घूम के आऊंगा, यहाँ ये मेरा ऑर्बिट है, मैं इस पे ऐसे गोल करके ऐसे 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 गोल घूम रहा हूँ, दैट इज रोटेशन। चलो क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इन वेरी डिटेल। भैया क्या होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट? ध्यान से सुनना, ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ में एक मैन मेड डिवाइस है जो गोल 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 घूमता रहेगा, ठीक हो? तो देखो, द नेचुरल सैटेलाइट, सबसे पहले एक नेचुरल सैटेलाइट समझते हैं। नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो बाहर अंतरिक्ष में जो ऑर्बिट कर रहा है हमारे अर्थ को या फिर कोई और प्लैनेट को। तो जुपिटर के भी सैटेलाइट्स हो सकते हैं, जैसा हमारे अर्थ के पास मून है, वैसे जुपिटर के पास भी कुछ है, सैटर्न के पास भी कुछ है, ठीक है? द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये हमें पता है कि अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। Some other planets in the solar system may have more than one natural satellite. They can ask this in true or false. ठीक है, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, तो याद रखना कोई और ऐसा प्लैनेट हो सकता है जिसके पास एक से ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट हो। ऐसी तरीके से अगर एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है, इस शब्द पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्लीज, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि अगर एक मैन मेड डिवाइस है, ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ सरफेस पे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, कॉल इट एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेट्स से वो इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है? आगे मैं घुमा के भी दिखाऊंगा आपको, चिंता क्यों कर रहा हूं। चलो, तो पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, ये जनरल नॉलेज वाला भी क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, दैट इज स्पुतनिक, एंड ये पूछा भी है, ठीक है? तो स्पुतनिक वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको स्पेस में भेजा गया था बाय सोवियत यूनियन, मतलब कि रशिया, इन 1957। ओके, फोटो ये रहा, आगे बढ़ते हैं। लर्नर्स, आज के डेट में मोर देन 1000 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ सरफेस। अब प्रश्न ये उठता है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजते कैसे हैं? तो जो और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कोई भी इंफॉर्मेशन दे कैसे पाता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट वर्क करता है सोलर एनर्जी पे। अगर आप ध्यान से देखोगे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, तो यहाँ पे पंख जैसा कुछ दिख रहा है आपको, राइट? यहाँ पे पंख जैसा कुछ दिख रहा है आपको, तो हम क्या बोलेंगे कि सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स। अब इसमें ना एक वर्ड आ गया, मेरे एक्सपीरियंस से बच्चे लोगों को ये समझ नहीं आता है। फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है? वोल्टाइक मतलब होता है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके करंट में आता है। तो लाइट का इस्तेमाल करके बिजली बना रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? तो और वो सोलर मतलब सन की मदद से, ठीक है? तो ऐसे पैनल्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं बोथ द साइड्स, और ये विंग्स की तरह दिखते हैं। दिख रहे हैं आपको? विंग्स की तरह दिख रहा है, विंग्स की तरह दिख रहा है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, धूप की मदद से एनर्जी बनाते हैं। और भी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड हो सकता है। जैसे मान लो कि मुझे अभी फोटो लेना है, मेरा जो एक सैटेलाइट है वो घूम रहा है, और अब मुझे फोटो लेना है, तो ये इन्फॉर्मेशन उस तक मुझे पहुंचाना पड़ेगा कि फोटो लेना, और वो फोटो को मुझ तक रिसीव करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको सिग्नल्स ट्रांसमिट करना पड़ेगा, और उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अलावा फोटो लेने के लिए तो कैमरा भी चाहिए ना। तो एक सैटेलाइट के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो एक सैटेलाइट के पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होंगे वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। These satellites are sent into the space to perform various function, और ये सैटेलाइट को हम अलग अलग फंक्शन के कारण भेजते हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो पहला सैटेलाइट कौन सा था जिसको हमने स्पेस में भेजा था? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत। स्पुतनिक। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली बात समझते हैं। कुछ फुल फॉर्म है जो आगे आपको भी समझ में कुछ एक्रोनियम्स है जो आगे आपके लिए जरूरी हो जाएगा, तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा। जैसे इनसैट, इनसैट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जी सैट, इसका मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। IRNSS, इसका मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV, इसको ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, SLV मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्लीज ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर। चलो, अब मैं तुम्हें हमारे व्हाइट बोर्ड पे कुछ चिपकाता हूँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का माल मटेरियल। तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, की फंक्शन क्या है, एक सैटेलाइट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज में, और ये वो कैटेगरीज। एक एक मैं अच्छे से रीड कर करके तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि तुम्हें हर एक चीज बहुत डिटेल में समझ में। तो पहला वाला अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो लिखा हुआ है वेदर सैटेलाइट। अब वेदर सैटेलाइट का काम क्या होगा? प्रिडिक्शन करना, किसके रिगार्डिंग? वेदर के रिगार्डिंग, तो मौसम के रिगार्डिंग आपको बताएगा। इसको लॉन्च करने के लिए हमें GSLV चाहिए होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहाँ पे जो हमारा सैटेलाइट है इस सीरीज के, वो है इनसैट सीरीज के और जीसैट सीरीज के, अभी आपको बताया था, ठीक है? कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, मान लो मैं यहाँ पे दिल्ली में और आप महाराष्ट्र में, और हम दोनों के बीच में बातें करनी है,
तो उस पर्पज के लिए जो सैटेलाइट होता है वो भी इनसैट और जीसैट ही, और उसको भी लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी का इस्तेमाल होता है। तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है डिफरेंट लोकेशन में यूजिंग स्पेसिफिक वेव्स। लर्नर्स ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, मान लो कि कहीं पे कोई मैच चल रहा है, लेट्स से कि महाराष्ट्र में एक स्टेडियम और वहां पे आईपीएल का मैच चल रहा है, तो उसको ब्रॉडकास्ट करना है। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए इनसैट और जीसैट का इस्तेमाल होता है। लॉन्चिंग व्हीकल जीएसएलवी। लॉन्चिंग व्हीकल मतलब मान लो कि ये मान लो एक व्हीकल है जिसमें ये इसको मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें मान लो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो मान लो कि ये जो बटन है छोटा सा, ठीक है, ये बटन यहाँ पे सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और इसमें ये पूरा रॉकेट है जिसमें मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तो ये लॉन्चिंग व्हीकल। ओके, चलो। नेविगेशनल सैटेलाइट जैसे गूगल मैप्स वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से हमें किसी जगह पे पहुंचाता है। तो नेविगेशनल सैटेलाइट IRNSS, अब यहाँ पे N है नेविगेशनल, और लॉन्चर है PSLV इसका, ठीक है। मिलिट्री सैटेलाइट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काम आता है, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है यहाँ पे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मान लो कि अर्थ में, इस जगह के अर्थ में समुद्र है, ठीक है, और यहाँ से एक रास्ता है बॉर्डर का जहाँ से कोई भी आ भी सकता है, दूसरे देश वाला, कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो सकती है या फिर कुछ और होता है। तो यहाँ पे हमने एक सैटेलाइट प्लेस कर दिया है जो सैटेलाइट इतने जगह पे नजर रखता है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो ये क्या करता है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशंस, पोलर आइस, अर्थ सरफेस, इन सबको एक्सप्लोर करता है, इनके मैनेज करने में हेल्प करता है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और गाइड करता है रिगार्डिंग नेचुरल क्लैमिटी, समुद्र कुछ होने वाला है तो गाइडेंस भी मिल जाता है, जैसे कि फ्लड या फिर अर्थक्वेक। IRS है ये, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो था, ठीक है, और लॉन्चर PSLV है इसका। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। दे मे आस्क क्वेश्चन और दे मे नॉट आस्क क्वेश्चन, गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है। चलो, अभी हमारा देखो ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट, तो मान लो ये हमारा अर्थ है, तो अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा कि भैया इतने सारे सैटेलाइट है तो एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टकरा नहीं जाता है? इसका जवाब देखो, ये हमारा अर्थ है तो एक है LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। इसके अलावा देखो दो ब्लू है। एक, मान लो कि मुझे अगर इस वाले रीजन की स्टडी करनी है ऐसे, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मान लो कि मुझे इस वाले रीजन की स्टडी करनी है, पोलर रीजन की, जहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो मैं इस तरीके का ऑर्बिट में सैटेलाइट को रखूंगा। तो मेरा सैटेलाइट क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है मेरा सैटेलाइट, यहाँ हो सकता है मेरा सैटेलाइट, यहाँ पे हो सकता है मेरा सैटेलाइट। इसके अलावा देखो एक बहुत बड़ा ऑर्बिट है HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट दो है, ठीक है, हाई अर्थ ऑर्बिट, तो मेरा सैटेलाइट यहाँ भी हो सकता है। तुम बोलोगे भैया फिर भी मान लो यहीं पे दो सैटेलाइट है, टकरा सकते हैं ना? इसका भी जवाब मैं तुम्हें देता हूं, ध्यान से समझना। पहले ये समझो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट रिवॉल्व इन द सिमिलर ऑर्बिट। तो मान लो कि अगर एक सैटेलाइट इस जगह पे रोटेट हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी यहाँ पे होगा, शायद वो इधर थोड़ा सा ऐसे हो जो क्यों ना टकराए। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे मतलब क्या, ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट किस ऑर्बिट में होगा, हमने तो बहुत सारे पढ़ लिए, LEO, MEO, ठीक है, HEO, तो इन सब में से किस ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट होगा, ये डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि उस सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, क्यों उस सैटेलाइट को हम कहीं पे भेज रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कि क्या वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में होगा या फिर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा या फिर इस तरीके के पोलर वाले ऑर्बिट में होगा, ठीक है, वो पैरेलल रहेगा इक्वेटर से या फिर कुछ एंगल बनाएगा, जैसे कि ये कुछ एंगल बना रहा है हमारे इक्वेटर के, राइट। तो ये सब डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर कि उस सैटेलाइट का फंक्शन क्या है। लर्नर्स, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, टू पुट अ सैटेलाइट, अब हमें अर्थ के बाहर उस ऑर्बिट तक उस सैटेलाइट को लेके जाना है, तो हमें एक प्रॉपर ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए, एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक ले जाने के लिए, हम अर्थ सरफेस से एक सैटेलाइट को यूज करते हैं सैटेलाइट लॉन्चर का, जो हमने पढ़ा था ना, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एंड GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों का फोटो लगा रखा है यहाँ पे, आप इंटरनेट पे सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं इनको लॉन्च करने के लिए। तो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसमें मान लो कि इस वाले पार्ट में ऊपर में खाली सैटेलाइट रहेगा, बाकी सब जगह फ्यूल होता है खाली, क्योंकि बहुत दूर भी तो जाना है तो ज्यादा पेट्रोल डीजल चाहिए। पेट्रोल डीजल नहीं होता, क्या होता है तुम्हें कमेंट में बताना है, ठीक है। ओके, अब मान लो कि मेरे पास ये है एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सिखाने वाला हूँ जो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएगा। न्यूमेरिकल्स में वीडियो के एंड में लेने वाला हूँ। अब मान लो कि हम क्या करते हैं, इनिशियली यहाँ पे, ठीक है, आपका इंजन होगा, ठीक है, और इंजन के साथ साथ फ्यूल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी फ्यूल होगा, 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 और यहाँ पे मान लो हमारा सैटेलाइट है, इसके अंदर वो सैटेलाइट है हमारा जो खुलेगा बाहर जाकर। अब ये जो, अब देखो यहाँ पे जब ये है तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट करेंगे मतलब इसको जलाएंगे, तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो बर्न होगा और उसको इनिशियल थ्रस्ट मिलेगा। इनिशियल थ्रस्ट इन द सेंस कि अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाएगा और ये उड़ जाएगा, फिर ये उड़ते 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 मान लो ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ पे आ करके रुक गया।
अब यहाँ पे ये अपना निकल गया, ये जो पार्ट था वो बाकी सब पार्ट टूट टूट के धीरे धीरे गिरते चला जाएगा। मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ आपको कि कैसे हल्का होते जाता है एक सैटेलाइट ऊपर जाते जाते। फाइनली अगर कुछ रह गया वो डीअटैच होकर के किसी ऐसी जगह पे गिर जाएगा, ओशन वगैरह में या फिर अनपॉपुलेटेड लैंड में जहाँ पे कोई नहीं रहता, और या फिर स्पेस में रह जाएगा जो भी बाकी पार्ट था, और सैटेलाइट यहाँ पे फाइनली ऑर्बिट में आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि हमारा जो ये पीएसएलवी था वो इस तरीके से आया था, ठीक है, तो इसके पास जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। कैसा है? एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, याद रखना, ठीक है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसके पास। इस टेंजेंशियल वेलोसिटी का एक प्रॉपर नाम है और उसका हम नाम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इस टेंजेंशियल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी सेम है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम काम आएगा, याद रखना प्लीज इस बात को। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी विच इज नोन एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको या फिर इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, और क्रिटिकल वेलोसिटी को हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे सी मतलब क्रिटिकल, वी मतलब वेलोसिटी, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ऑर्बिट में इसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा जिसके कारण ये ऐसे घूमने लगेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, द सैटेलाइट देन स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो ये सैटेलाइट ऐसे क्यों नहीं जा रहा है या फिर नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है, ये ऐसे गोल 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 घूम क्यों रहा है? माइट भी आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सैटेलाइट ऐसे निकल क्यों नहीं गया, या फिर ये सैटेलाइट नीचे गिर क्यों नहीं रहा है, ये गोल 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 क्यों घूम रहा है? तो मेरे पास एक और प्रश्न है आपसे कि मुझे बताओ कि कोई भी प्लैनेट जैसे सन है, सन के बाजू में अर्थ है, तो अर्थ उसके इर्द गिर्द चक्कर क्यों काट रहा है, गिर क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे ही घूम रहा है वो भी। या फिर मून अर्थ के बाजू में घूम रहा है, वो गिर क्यों नहीं जा रहा है? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर ये है कि मान लो कि इसके पास अभी अगर ये गोल 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 घूम रहा है, तो इसके पास एक फोर्स होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और ये हमारा जो अर्थ है, ये और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, माय राइट। इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा एज पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि दोनों का कुछ मास है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मतलब मान लो कि ये ऐसे जाना चाह रहा है और ये इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है, और इसी कारण से ये ऐसे 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 गोल गोल घूमते रहेगा। समझ आया? इस कारण से ऐसे ये गोल गोल घूमते रहेगा। तुम कुछ ऐसे भी इसको इमेजिन कर सकते हो कि तुमने क्या किया कि तुमने एक पेन ले लिया और उस पेन को एक रबड़ में लगा दिया और उसको इस तरीके से कहीं पर रख के खींच लेते हो, और दूसरा एक चीज लेते हो। मैं आपको पेपर पे समझाता हूँ कि आपको समझेगा। मान लो कि एक एक ऐसे तुमने क्या किया, एक डिवाइडर रख दिया या फिर एक कील मार दी और कील में एक रबर लगा दिया, और अब तुम क्या करते हो, यहाँ पे पेंसिल रख के किसी चीज को ऐसे खींचते हो। तो जब तुम खींचोगे तो तुम ऐसे गोल घूम जाओगे, एक सर्कल बन जाएगा और तुम ऐसे गोल गोल घूमते रहोगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप तुमको इधर खींच रहा है, तुम बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। समझ आया? तो सेम सिचुएशन है ये। ओके, मूविंग फर्दर। अब हमें फॉर्मूला चाहिए यही क्रिटिकल वेलोसिटी की, तो उसको हमें ड्राइव करना है। तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा गणित समझाने की कोशिश करूंगा, तुम थोड़ी गणित समझना, ठीक है। मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ जो हमारा है उसका मास है कैपिटल एम, ठीक है। अर्थ के सेंटर से लेके उसकी जो रेडियस है दैट इज मान लो कैपिटल आर, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर। इस रेडियस के ऊपर एच हाइट पे, मतलब अर्थ सरफेस के थोड़ा ऊपर, मान लो यहां से लेके इतनी दूरी तक एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है, अर्थ सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है, एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का मास है स्मॉल एम, और इस सैटेलाइट के पास एक वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी। लर्नर्स, अब जब ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता है, तो ये ऑर्बिट अर्थ के सेंटर से लेकर के इस ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो है मान लो स्मॉल आर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्मॉल आर जो है वो आर और ये एच दोनों के बराबर है? मान लो कि अगर ये मैं कहता हूँ 2 है और ये अगर मैं कहता हूँ 3 है, तो क्या तुम कह सकते हो कि ये 5 होगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि एक सर्कल है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये बड़े सर्कल का रेडियस है, राइट, और ये बड़े सर्कल का रेडियस इन दोनों को मिलाकर के ही बना है। तो मैं नीचे कह सकता हूँ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एच मतलब क्या है? हाइट ऑफ द ऑर्बिट। आर मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द प्लैनेट। और ये आर क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। इस आर को हम लोग बोलते हैं कि ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझते हैं डेरिवेशन को। अब मैंने आपको जैसे पीछे बताया था कि इसको गोल गोल घूमने के लिए इसके पास एक फोर्स होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एम, मास ऑफ दैट सैटेलाइट विच इज स्मॉल एम,
वेलोसिटी, सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या है वीसी, उसका स्क्वायर अपॉन सैटेलाइट की रेडियस क्या है स्मॉल आर। ऑर्बिटल रेडियस क्या है इसका, यहां से यहां तक है नहीं, तो स्मॉल आर। अरे यार मिट गया क्या, अच्छा फिर से लिख देता हूँ। कैसे सॉल्व करना है ये भी सीख लो। ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझ में आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो ये वी सी है ना वेलोसिटी। इसके अलावा हमारे पास क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ मास है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनके बीच में एक। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज अर्थ कैपिटल एम, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विच इज आवर सैटेलाइट जिसका मास है स्मॉल एम, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का एलएचएस सेम है, राइट, तो मैं लिखूंगा इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेट हम कब कर सकते हैं, जब दोनों का वो सेम ही होगा, एलएचएस सेम है। तो मैं कहता था फोर्स इज इक्वल टू फोर्स है, सेंट्रीपिटल वाला याद करो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे सी था, इक्वल टू ये क्या था, जी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब इस आर के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर इंटू आर, राइट, तो ये वाला आर कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला स्मॉल एम कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन स्मॉल आर, राइट। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं वीसी का वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर, राइट। और अगर मैं मेरे को पता है, बट मुझे एक बात पता है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, ये मैं जानता हूं, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एक और फॉर्मूला बन जाएगा एंड दैट इज दिस, तो दोनों फॉर्मूला पॉसिबल है, जीएम मल्टीप्लाई हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे कॉमन सा ऑब्जर्वेशन अगर तुमने ध्यान से किया होगा तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि मास ऑफ द सैटेलाइट जो था स्मॉल एम, वो तो एट द एंड कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला में देखें तो ये तो क्रिटिकल वेलोसिटी है, राइट, ये है क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। ये क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हें मास ऑफ सैटेलाइट दिख रहा है, नहीं ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मुझे वी क्रिटिकल क्रिटिकल वेलोसिटी जो मुझे फॉर्मूला मिला है, इसमें मैं एक चीज कह सकता हूँ, एंड मैं क्या कहूंगा कि भैया इट कैन बी सीन दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि सैटेलाइट का मास कितना है इस चीज के ऊपर, ये मैं फॉर्मूला देख के बोल सकता हूँ। और एक चीज और मैं यहाँ पे देख, एक ऑब्जर्वेशन मेरा और है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला है वो है जीएम अपॉन आर प्लस एच, और ये अंडर रूट में। तो मान लो कि अगर मैं खाली ये लिखता हूँ वी सी इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट 1 अपॉन एच भी तो लिख सकता हूँ मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में, बिकॉज इट इन डिनोमिनेटर, तो मैं बोलूंगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा हाइट बढ़ेगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये घटेगा। तो यहाँ पे बोला इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस, मतलब अगर सैटेलाइट ऊपर 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 लेके जाओगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी घटता जाएगा। जो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब गोल गोल घूमते रहने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो क्रिटिकल वेलोसिटी। अब तुम इमेजिन करो कि ये तुम्हारा प्लेनेट है और ये ऑर्बिट है, छोटा ऑर्बिट। अब इस घूमने के में ज्यादा समय नहीं लगेगा ना, ऑर्बिट बड़ा हो गया, अब ज्यादा समय लगेगा तो वेलोसिटी अब और ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है समय बढ़ते चला जाएगा, समय घटते चला जाएगा, सॉरी, ठीक है, वेलोसिटी सॉरी हाइट बढ़ते चला जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी की बात हो रही है समय की, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होते चला जाएगा। इज इट क्लियर। चलो, अब क्या है ना कि डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, जो हमने हाइट की बात की उसके बेसिस पे हमने देखा था कि सैटेलाइट अलग अलग प्रकार के ऑर्बिट्स होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो अर्थ सरफेस के 180 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और 2000 किलोमीटर तक जाता है।
मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर से शुरू होता है और 35,780 किलोमीटर तक चलता है, और हाई अर्थ ऑर्बिट 35,000 किलोमीटर के ऊपर पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब यहां से एग्जैक्टली इस अर्थ सरफेस से एग्जैक्टली 180 किलोमीटर बाद आपका एलईओ शुरू हुआ है, लो अर्थ ऑर्बिट शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला जो भी पार्ट है वो 1080 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक का दायरा है। तो जब मैं आपको बोल रहा था ना कि सैटेलाइट एक दूसरे से नहीं टकराते, तो मान लो एक सैटेलाइट यहाँ है तो दूसरा यहाँ हो सकता है, तीसरा यहाँ हो सकता है, चौथा यहाँ हो सकता है, पांचवा यहाँ हो सकता है, छठा यहाँ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहीं पे ऐसे लाइन में लगाएंगे, एवरीवन विल वॉक इन लाइन। एमईओ क्या होता है, 2000 से शुरू होता है और ये चलता है आपका 35,780 तक। और एचईओ क्या होता है आपका कि ये 35,000 से लेकर के ऊपर तक हर जगह जाता है, ऊपर इसके ऊपर पूरा। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका कुल मिला के एक्चुअली में ऐसे नहीं होता, एक्चुअली वो रेंज है, बाकी ऐसे होता है। ठीक है, अब हाई अर्थ ऑर्बिट जो है आपका, ठीक है, जो हाइट ऑफ द सैटेलाइट की वो किस जगह पे होगा वो उसके फंक्शन पे रहता है। अगर वो ग्रेटर देन कितना है, 35,780 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उसको हम हाई अर्थ ऑर्बिट में डाल देंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारे होते हैं, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल। हम एक नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल पे देखेंगे कि इसमें, जैसे कि ये वाला जो हमारा है ना, इसमें अगर एक सैटेलाइट है तो उसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे वापस जाके, ठीक है, ऐसे वापस जाके इस पॉइंट तक आने में 24 घंटे का समय लग जाता है, ये हम देखेंगे। तो हमारे पृथ्वी को भी ऐसे ऐसे गोल घूमने में, ठीक है, ऐसे गोल घूमने में, ऐसे 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 जैसे मैं घूमा था वैसे ऐसे गोल घूमने में, रोटेट करने में, एक होता है रोटेशन। इस तरीके से समझो कि मैं ऐसे हूं और मैं ये जो कर रहा हूँ ये मेरा रोटेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे उठ करके, ठीक है, अपने टेबल को ऐसे गोल घूम करके वापस दूसरा साइड से आ गया, ये मेरा रिवॉल्यूशन हो गया। समझ आया? तो अर्थ जो है, ठीक है, वो अभी जो अपने ही एक्सिस पे, अपने फिक्स्ड एक्सिस पे जब घूमता रहता है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। तो अर्थ के रोटेशन में भी 24 घंटा लगता है, इस सैटेलाइट को भी 24 घंटा लगेगा। तो मान लो कुछ ऐसा समझना कि ये सैटेलाइट इस पोर्शन को देख रहा है। अब ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है अर्थ के साथ साथ, और अर्थ भी घूम रहा है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही देख पाएगा हमारा ये सैटेलाइट, ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो हमें पता है कि अर्थ को घूमने में भी 24 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन नहीं होगा, ये रोटेशन होगा। ठीक है, अर्थ को भी रोटेट होने में 24 घंटा लग जाता है। तो हम बोलेंगे कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग ऑन द ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर, टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन द अर्थ अराउंड इटसेल्फ, and for the satellite around the earth being the same, the satellite will appear to be stationary with respect to time। अर्थात कि जब ये, हालांकि वो जो हमारा सैटेलाइट है वो घूम रहा है, ठीक है, मान लो कि अब मेरा ये फोन है, ठीक है, ये फोन है मेरा और ये मेरा हाथ है। तो आप कुछ ऐसा समझने की कोशिश करना, ये मेरा फोन है और ये मेरा हाथ है। अब मेरा हाथ सैटेलाइट है और ये इसको देख रहा है, ये फोन में जहाँ पे लाइट जल रहा है वो पार्ट को, और अब मेरा ये फोन ऐसे घूमता है और ये भी ऐसे ऐसे घूमता है और ऐसा घूमता रहता है। तो एक ही पार्ट को ये देखता रहेगा, और यहाँ से अगर कोई सैटेलाइट को देख रहा है तो उसको लगेगा कि यार सैटेलाइट तो रुका हुआ है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक पैसेंजर जो है, अगर वो एक ट्रेन में जा रहा है और वो दूसरे ट्रेन दोनों साथ में चल रही हैं, तो वो दूसरे को स्टेशनरी लगेगा। मतलब मान लो कि एक ट्रेन ये है और एक दूसरी ट्रेन है और दोनों साथ सेम स्पीड से चल रही है, तो दोनों को लगेगा कि एक दूसरे की ट्रेन रुकी हुई है। आपको समझ ही नहीं आया, दिखाई नहीं होगा। अच्छा, इसको अब ये वाला जो मैंने आपको लाइन बोला वो, एक ट्रेन ये है जो ऐसे चल रही है और दूसरी ट्रेन पैरेलल चल रही है और दोनों सेम स्पीड से चल रही है, तो एक ट्रेन रुका हुआ नजर आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इस सैटेलाइट को हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। रुका हुआ सा लगता है, एक ही जगह को देखते रहता है। और ये सैटेलाइट जो होता है अपने रेफरेंस के हिसाब से अर्थ से एक स्पेसिफिक पोर्शन को ही देख पाता है कंटिन्यूसली। इसके अलावा इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज इन मेट्रोलॉजी, मतलब मौसम विभाग, ठीक है, और सिग्नल्स जो टेलीफोन वगैरह के लिए कैरी करना है, टेलीविजन का एक्सेट्रा, रेडियो वगैरह के, इसमें ये काम आता है। अब हम बात करेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में। यहाँ तक हो गया हमारा लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में, अब हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारा सैटेलाइट का हाइट जो है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 2000 किलोमीटर से लेके 35,780 किलोमीटर के दायरे में है, तो उसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। और यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द इक्वेटर, और ये इक्वेटर के अबव होता है और इसीलिए यूजफुल नहीं होता है पोलर रीजन को पढ़ने के लिए। मतलब क्या है कि मान लो कि ये जो आपका सैटेलाइट, ये जो आपका ये एमईओ है, ये तो इक्वेटर के आसपास है, तो क्या ये पार्ट को मैं यहाँ से पढ़ पाऊंगा? नहीं पढ़ पाऊंगा। या फिर ये नीचे वाला जो पार्ट है मेरा, उसको मैं पढ़ पाऊंगा? तो पोलर रीजन को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो अब नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसीलिए मैंने एक जुगाड़ लगाया कि मैं एक ऐसा एंगल्ड, इक्वेटर से एक पर्टिकुलर एंगल से पोलर ऑर्बिट लगा दिया मैंने, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग इलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज। तो हमने इस तरीके का एक ऑर्बिट बना दिया है और इसको हम लोग पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर रेंज है कि 2000 किलोमीटर से लेकर के 35,780 किलोमीटर के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे का समय लग सकता है। ठीक है, पहले वाले को 24 घंटे का समय लगता था या उससे ज्यादा। अच्छा, सम ऑफ दिस सैटेलाइट्स आर इन सर्कुलर ऑर्बिट, कुछ ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में होते हैं अराउंड द अर्थ, जो कि 20,200 किलोमीटर दूर हो सकते हैं अर्थ सरफेस से। और बस दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है लो अर्थ ऑर्बिट। अब जो हाइट ऑफ द सैटेलाइट अगर हमारा, ठीक है, 180 किलोमीटर, ठीक है, यहां से ऊपर 180 किलोमीटर के आगे, और अगर 2000 किलोमीटर के अंदर, मतलब यहां से यहां तक, मान लो येलो ये वाले पार्ट में अगर कहीं भी है एग्जाम, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको अच्छे से फोटो दिखाया था, तो उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें जो सैटेलाइट होते हैं उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में ये सारे सैटेलाइट घूमते हैं। डिपेंडिंग ऑन द हाइट कि 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में कहां पे है, इनको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड 90 मिनट का समय लग सकता है। अगर बहुत नजदीक है तो 90 मिनट में हो जाएगा, और अगर उससे थोड़ा दूर है तो थोड़ा और ज्यादा समय लग सकता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पे है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर जो हबल टेलीस्कोप जो हमने बात किया था, जो कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप था, वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही होता है। ओके, 180 से 2000 किलोमीटर के रेंज में ही रहेंगे अर्थ से। अब हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बात समझना कि इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स भी उतना ही डिटेल में पढ़ना है जो मैं इस चैप्टर के एंड में लूंगा। एक और बात, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बहुत गलत कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक जरूर करना कि आपका अटेंडेंस लग जाए। तो जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक करते नहीं है। एटलीस्ट कमेंट करके बताओ लोगों को कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है, एल्गोरिदम उसको पुश करेगा। एंड हाँ, हमारा जो ईज, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है कि हाँ यार हर एक चीज एक्सप्लेन की जा रही है, डिटेल में एक्सप्लेन की जा रही है, इतना डिटेल में तो कोई नहीं एक्सप्लेन करता है, और एनीथिंग, या फिर कोई करता है, मैं भी एक अच्छा ही टीचर हूँ, तो आप हमारे इजी लर्निंग ऐप पे टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो या फिर लाइव बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कुछ मैंने बोल दिया, मुझे पता है, बट एनी विच वे अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम किसको कहते हैं? जो सैटेलाइट को लेकर के जाता है। हमने थोड़ी देर पहले भी ये पढ़ा था। तो देखो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस सैटेलाइट इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। इसका मतलब यह है कि जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमने स्पेसिफिक ऑर्बिट्स पढ़ा, उन ऑर्बिट्स में हमारे सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए। इट्स लाइक अ रॉकेट बेसिकली, ठीक है। इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो बेस्ड होती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। लर्नर्स, इसके अलावा ये जो लॉन्च व्हीकल होता है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल पे काम करता है, ठीक है। नॉर्मल पेट्रोल डीजल नहीं चलेगा इसमें। और द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन, जब हम कंबशन करते हैं इन फ्यूल का, जब फ्यूल को जलाते हैं तो जो गैस प्रोड्यूस होता है वो एक्सपैंड करता है बहुत हाई टेम्परेचर तक, एंड एक्सपेल करता है फोर्सफुली, यहां से इस तरीके से निकलता है, जिसके कारण जो नोजल है एट द रियर एंड, वहां से सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा समझो, एट द रियर एंड ऑफ लॉन्च व्हीकल, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द नोजल्स एट द रियर एंड ऑफ द लॉन्च व्हीकल। मतलब इस जगह से, जो मैंने आपको बताया, बहुत तेजी से फ्यूल कंबशन के बाद एक थ्रस्ट डेवलप होता है और ये ऊपर की तरफ लॉन्च हो जाता है। सैटेलाइट नहीं, पूरा रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल के साथ ये ऊपर जाता है और बाद में सैटेलाइट बाहर जाकर लॉन्च होता है, ठीक है। लर्नर सब ध्यान से देखना कि एज ए रिएक्शन ऑफ दिस, ये जो फोर्सफुली निकल रहा है, एक थ्रस्ट डेवलप होता है। थ्रस्ट मतलब अर्थ के ऊपर प्रेशर लगेगा और वो ऊपर की तरफ उठेगा, और व्हीकल विच ड्राइव्स द व्हीकल्स हाई इनटू द स्पेस, जिसके कारण जो व्हीकल है वो स्पेस में ऊपर तक जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल, जो हमारा लॉन्च व्हीकल उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है वेट ऑफ द सैटेलाइट, कि यहाँ पे जो उसके अंदर जो सैटेलाइट है उसका वेट कितना है और वो किस टाइप के ऑर्बिट में जाने वाला है सैटेलाइट, ठीक है। जो फ्यूल होता है ना व्हीकल में, वो डिपेंड करता है इन दो फैक्टर पे। कौन से दो फैक्टर? के सबसे पहले डिपेंड करेगा कि भाई इसको कौन से ऑर्बिट तक लेके जाना और उसका कितना मास है। इसके ऊपर फ्यूल भी डिपेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर लॉन्चिंग व्हीकल में कितना फ्यूल होगा। और जो ये हमारा लॉन्चिंग व्हीकल होता है, इसमें जो मेजर प्रोपोर्शन होता है वजन का पूरा लॉन्चिंग व्हीकल का, वो होता है फ्यूल का। लर्नर्स, अब देखो, does the vehicle has to carry large weight of the fuel with it। अब इसको बहुत दूर जाना है, समझ लो कि चांद तक जाना है, तो चांद कोई हमारे 200 किलोमीटर दूर नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है।
तो यहां तक जाने के लिए इसके पास बहुत सारा फ्यूल होना चाहिए, तो उसको बहुत सारा फ्यूल को भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाए गए हैं जिसके पास एक से ज्यादा स्टेज होगा, मोर देन वन स्टेज। भैया इस लाइन का मतलब नहीं समझा, अभी समझेगा, टेंशन मत लो। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप आफ्टर इट्स लॉन्चिंग। ये लाइन का भी मतलब नहीं समझा, कोई बात नहीं, ये भी समझ में आ जाएगा। अब जरा कुछ ऐसा समझना है, एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करो एक लॉन्चिंग व्हीकल जिसमें दो स्टेजेस है। अब लॉन्च करने के टाइम, अब ये लाइंस अच्छे से समझना तो पीछे के दो लाइंस भी समझ में आएगा। तो मान लो कि एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिसमें ऐसे दो स्टेजेस है, और फिर एक स्टेज पे यहाँ पे मान लो फाइनली आपका सैटेलाइट है इस जगह। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए समझो। तो फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल एंड द इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड। तो ये फर्स्ट स्टेज में इंजन है और फ्यूल है, तो जैसे हम इसको लॉन्च करेंगे यहाँ का फ्यूल खाली यूज होगा, ये बाकी अभी रखा हुआ है आगे की यात्रा के लिए। टू इम्पार्ट अ स्पेसिफिक वेलोसिटी द व्हीकल टेक्स इट टू अ सर्टेन हाइट। अब ये कंबशन के बाद ये एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है। वंस द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज यूज, जैसे ये फर्स्ट स्टेज जो था हमारा उसका फ्यूल यूज होगा, तो ये फर्स्ट स्टेज एम्प्टी हो जाएगा और एम्प्टी फ्यूल टैंक जो होगा वो डीअटैच हो जाएगा, मतलब वो टूट करके नीचे की तरफ गिर जाएगा मेन बॉडी से। तो मेन बॉडी से टूटने का तो कहां पे गिरेगा, तो वो जाके किसी सी ओशन वगैरह में या फिर अनपॉपुलेटेड लैंड में जाके गिरेगा, जो मैंने इस वीडियो में पहले भी तुम्हें बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्यूल होगा फर्स्ट स्टेज का वो तो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो अब सेकंड स्टेज पे जो फ्यूल है वो अब इग्निट होगा, वो यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का, जो कि हमारे इसरो ने बनाया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंजन है और यहाँ पे सॉलिड फ्यूल भी है, जो इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। थ्रस्ट मतलब अर्थ के ऊपर प्रेशर लग रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज है, फिर फोर्थ स्टेज है, एंड फाइनली इस जगह पे सैटेलाइट है। तो अलग अलग स्टेजेस में ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसमें अलग अलग स्टेजेस है, कहीं पे सॉलिड फ्यूल है, कहीं पे लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है, तो अलग अलग तरीके से इसमें फ्यूल है। आई रियली होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया हो। बहुत सिंपल लर्नर्स। इसके अलावा अब जो हमारा फाइनली कुछ छोटे मोटे तीन चार टॉपिक है इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल ऑफ कोर्स जो भी हम पढ़ेंगे, तो वो है मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर होने वाले मिशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे लाइफ को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए। लेकिन हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑब्जर्विंग द टेलीस्कोप में ये पढ़ा था कि जो टेलीस्कोप है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के साथ इंफॉर्मेशन गैदर करता है बहुत सारे और ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारे यूनिवर्स में है, स्पेस में है, आउटर स्पेस में है। सिमिलरली सम स्पेस मिशन आर आल्सो यूज्ड टू गेन फर्दर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। तो कुछ स्पेस मिशन इसलिए भी किए जाते हैं कि हमें मतलब एक पर्टिकुलर चीज नहीं, कुछ और नया इंफॉर्मेशन मिल जाए इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे मिशन में जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो सेंड किया जाता है नियर बाय ऑब्जेक्ट पे। जैसे हमारे सबसे नजदीक चांद है तो मून मिशन पढ़ेंगे, उसके बाद मार्स है तो मार्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन द सोलर सिस्टम तो हम नियर बाय ऑब्जेक्ट के आसपास सैटेलाइट्स को भेजते हैं और क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लर्नर्स, नया इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया जाता है इन मिशंस द्वारा, जो हेल्प करता है चीजों की क्रिएशन को समझने में और हमारे सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन को समझने में। लर्नर्स, इसके अलावा ऐसे मिशन हम जो लेते हैं उसमें जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो स्केप कर देता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को आउटर स्पेस में जाने के लिए। आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, स्केप वेलोसिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है, ठीक है, एक प्रकार का इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के स्पेस को, अर्थ के ग्रेविटेशन को ओवरकम करके बाहर निकलना चाहता है तो उसके पास होगा। ये आपने ग्रेविटी में पढ़ा होगा, मतलब मान लो कि अर्थ का ग्रेविटी, उसको निकलने के लिए बाहर जो एक वेलोसिटी चाहिए उसको हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला है दैट इज v स्केप इज 2 अंडर रूट 2 कैपिटल G कैपिटल M R। यहाँ पे G क्या है, M क्या है, सब बताऊंगा मैं। एक और इसका फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल g R। अब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको ऑलरेडी आता हुआ। G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। M मतलब मास ऑफ द प्लैनेट है, जिस भी प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं। R मतलब रेडियस ऑफ उस पर्टिकुलर प्लैनेट है, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ दिस इज समथिंग जो आपने ग्रेविटेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन ग्रेविटेशन। ओके, मूविंग फर्दर लर्नर, अगर मैं इसके वेलोसिटी में जो भी चीजें थी, जैसे 2 था तो 2 है, G का वैल्यू डाल दिया, M का वैल्यू डाल दिया और R का वैल्यू अगर मैंने डाल दिया तो जो वैल्यू निकलता है दैट इज 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू भी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सारी चीजें लिख दी गई है कि मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकलना है तो। अब हमारा है मिशन मून, मंगल मिशन, मून चांद मिशन। ठीक है, तो देखो, सिंस जो मून है
वो क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। कहां से? हमारे अर्थ से। हमारे से सबसे नजदीकी क्या है? चांद है। तो जो स्पेस मिशन लिए गए उसमें सबसे पहला क्या था? मिशन टू मून। अब ऐसे जो मिशन है वो बहुत सारे देश ने लिया था, जैसे यूएसए ने, रशिया ने लिया था, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान, इवन इंडिया ने भी लिया था। कुछ मिशन लूना सीरीज के रशिया ने लिए थे, जिसमें चांद के पास तक पहुंचा जा चुका। अब लूना 2, लूना सीरीज की बात हो रही है, उसमें 1959 में ऐसा एक स्पेसक्राफ्ट था, फर्स्ट सच स्पेसक्राफ्ट, दैट टिल 1975 15 सच स्पेसक्राफ्ट मेड केमिकल एनालिसिस ऑफ मून। एक देखो, लूना 2 लॉन्च्ड इन 1959, ठीक है, व्हाट्स फर्स्ट सच स्पेसक्राफ्ट। तो यहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट की बात हो रही है जो लॉन्च हुए थे लूना सीरीज में, जो कि चांद के इर्द गिर्द गया था, उसके सरफेस को स्टडी करके आया, ठीक है, उसी में लूना 2 था, एक ऐसा ही सैटेलाइट जिसने कुछ सा कुछ काम किया था। उसके बाद अब तक 15 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट है जो केमिकल एनालिसिस कर चुकी है मून का। तो मून के ऊपर जा करके वहां की डेंसिटी को, वहां की ग्रेविटी को, रेडिएशंस को पढ़ चुकी है, स्टडी कर चुकी है, ठीक है। लास्ट 4 जो स्पेसक्राफ्ट था वो चांद के ऊपर उतर भी पाए थे, ठीक है, और वहां से रॉक्स का सैंपल्स लेके आए थे, जिसको हमने लैब में स्टडी किया। लर्नर्स, इसके अलावा जो ये मिशंस थे, ये ज्यादातर मिशन अनमैन्ड थे। अनमैन्ड मतलब विदाउट ह्यूमन, ठीक है। अमेरिका ने ऐसे मिशन एग्जीक्यूट किए थे 1962 टू 1972। इसके अलावा जो मिशन है उनमें कुछ कुछ मैन्ड मिशन भी थे जिसमें इंसान गए थे, और नील आर्मस्ट्रांग वो पहले सदस्य थे जिसने चांद पे अपना कदम रखा। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ इस चैप्टर में आपको। 2008 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो बुलाते हैं, इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 1, और उसको बहुत प्यारी तरीके से वो ऑर्बिट करा पाया मून के अराउंड। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साल तक लगातार देता रहा, और ये जान के आपको बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि डिस्कवरी जो इस समय में इस मिशन के दौरान इंडिया ने किया, चंद्रयान ने जो किया, इंडिया ने जो हेल्प की, इंडिया ने मतलब जो डिस्कवरी की है कि पानी है कहां पे? चांद के सरफेस पे, वाटर का प्रेजेंस है चांद के सरफेस पे, और इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दैट। समझ आ गया? अगला जो टॉपिक है दैट इज मार्स मिशन। मार्स मिशन मतलब मंगल मिशन। मंगल हमने पढ़ा ही है, मूवी देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो मिशन मंगल देखते हैं क्या है कि मून के बाद जो दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो हमारे नजदीक है, एडुकेटेड मदर जस्ट सॉन अस, एडुकेटेड मदर मार्स, ठीक है। तो मार्स है वो, मैंने आपको याद कराया था 9 प्लेनेट के नाम, ठीक है। अच्छा 8, मेनी नेशन सेंट स्पेसक्राफ्ट टू मार्स। बहुत सारे नेशन ने स्पेसक्राफ्ट भेजा है मार्स पे। मार्स तक जाना बहुत डिफिकल्ट है और कई सारे मिशन तो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन इसरो का जो परफॉर्मेंस था वो रिमार्केबल है। रिमार्केबल मतलब ऐसा जिसको याद किया जाता है, भूला नहीं जा सकता। मंगलयान जो इसरो द्वारा बनाया गया था मिनिमम एक्सपेंसेस पे, मतलब बहुत कम खर्चा करके, वो लॉन्च किया गया नवंबर 2013 में, और उसको सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया, ठीक है, मार्स के आसपास इन सितंबर 2014। उसको बहुत सक्सेसफुली वहां पर प्लेस किया जा सका, ठीक है। और वो बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन को ला करके दिया उसने रिलेटेड टू मार्स एटमॉस्फेयर। लर्नर्स, अब जरा बात को समझो कि मंगलयान को मिनिमम एक्सपेंसेस पे बनाया गया था, और आप इसके लिए मिशन मंगल भी देख सकते हैं। चलिए, कुछ और प्लैनेट्स पे भी मिशन किए गए, जैसे मेनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड टू अदर प्लैनेट्स आल्सो। और भी प्लैनेट्स के लिए रिलेटेड स्टडी की गई स्पेस मिशन में। इन सम ऑफ दिस मिशन, इनमें से कुछ मिशन में स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम के आ गया, किसी में प्लैनेट पे उतरा भी, और किसी में बस आज आस पास से पास हो गया ऑब्जर्व करके। स्पेसक्राफ्ट हैज बीन सेंट टू ऑब्जर्व एस्ट्रॉइड। स्पेसक्राफ्ट को हम भेजते हैं एस्ट्रॉइड को ऑब्जर्व करने के लिए, कॉमेट्स, धूमकेतु को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, और वहां से उसका डस्ट वगैरह, स्टोन्स वगैरह भी एस्ट्रॉइड्स के कलेक्ट करके लेके आता है एक सैटेलाइट, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे वी आर गेटिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, हमें बहुत अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलता है इन मिशन से, और हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होते हैं रिलेटेड टू ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। ओरिजिन मतलब शुरुआत कहां से हुआ, और इवोल्यूशन मतलब कि आगे आगे उन्नति कैसे हुई। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इंडिया ने क्या किया? रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। वेरियस टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल हैव बीन डेवलप्ड। जो सैटेलाइट जिसका वजन 2500 किलो तक हो सकता है, ऐसे लॉन्च व्हीकल भी हमारे पास है जो 2500 किलो तक के वजन वाले सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट्स में सक्सेसफुली प्लेस कर सकता है। पीएसएलवी और जीएसएलवी ऐसे ही दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपको फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए।
साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फीट्स जो अचीव की है इंडिया ने, ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश का और सोशल डेवलपमेंट में और बाकियों के डेवलपमेंट में, वो भी रिमार्केबल है। ठीक है, इनसेट और जीसेट सैटेलाइट की जो सीरीज है, जैसे मान लो कि हमारा जो बैच चलता है हमारे ऐप के ऊपर, उसका नाम है आरंभ बैच, तो एक सीरीज है, राइट। ये वन शॉट एक सीरीज है जिसमें आपके मैंने 20 के 20 चैप्टर डाल दिए, ठीक है। तो ये जो सीरीज है वो एक्टिवली काम कर रही है टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के फील्ड में। का टेलीकम्युनिकेशन बातचीत आपको पता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो मैच वगैरह आता है, कोई और भी चीज जो टीवी पे आती है, न्यूज वगैरह, और मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग, ठीक है। टेलीविजन की अवेलेबिलिटी, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस और ये सारी चीजें जो देश के उन्नति में कंट्रीब्यूट करता है, विकास में कंट्रीब्यूट करता है, ये सब स्पेस मिशन के कारण ही सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है। और एडुसेट सैटेलाइट जो है, एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है, ये एडुसेट की जो सीरीज है वो एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। आईआरएस सैटेलाइट जो सीरीज है, हमने ये सब पढ़ा है पीछे, ठीक है, वो मॉनिटर करती है और मैनेजमेंट करती है नेचुरल रिसोर्सेज का और डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड हेल्प करती है, ठीक है। और हमें एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो पता चल पाता है, दैट इज ड्यू टू आईआरएनएसएस सैटेलाइट सीरीज जो हमने पहले पढ़ा था। ये सब वो है जो हमने पढ़ा था वो टेबल में, ठीक है, टेबल मैंने आपको इसी वीडियो में पढ़ा है, उसमें ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। अगला और हमारा आखिरी थ्योरेटिकल टॉपिक है, दैट इज स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट। अब देखो, इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के इर्द गिर्द हमारे आउटर स्पेस में, ठीक है, जो इंक्लूड करता है नॉन फंक्शनल सैटेलाइट, एक ऐसा सैटेलाइट जो अब काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का पार्ट जो डीअटैच हो गया था लेकिन ऊपर ही रह गया, ठीक है। और इन सबको हम काउंट करते हैं स्पेस डेब्रिस में। स्पेस डेब्रिस मतलब स्पेस के अंदर का कचरा, ठीक है। अब देखो लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन मेड इन 2016 के एक एस्टिमेशन के हिसाब से 2 करोड़ ऐसे पीसेस है जो हमारे आउटर स्पेस में घूम रहे हैं, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर से लंबे हैं। 2 करोड़ ऐसे जो 1 सेंटीमीटर से लंबे हैं, और ये सब क्या है, बस कचरा है, डेब्रिस है। ये डेब्रिस बहुत हार्मफुल होता है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। मतलब मान लो कि बहुत तेजी से डेब्रिस आ रहा है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, टकराया और आर्टिफिशियल सैटेलाइट गया, नुकसान, क्योंकि उसको वहां से वहां तक पहुंचाना भी है। ओके, अच्छा, साथ ही साथ इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट एंड डैमेज देम, ऑफ कोर्स डैमेज कर सकता है। और डे बाय डे जो ये स्पेस डेब्रिस है वो बढ़ता जा रहा है और डिफिकल्ट हो रहा है नए स्पेसक्राफ्ट को ऊपर भेजना, नए सैटेलाइट को ऊपर भेजना, क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है। देयरफॉर ये बहुत जरूरी है कि इन स्पेस के कचरे को, डेब्रिस को मैनेज किया जाए, और कुछ स्टडीज चल रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रही है इसके मद्देनजर रखते हुए कि भाई ऐसा कुछ किया जाए जिससे इसको हम साफ कर सके, इसका कुछ उपाय लाया जाए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, और फ्यूचर सैटेलाइट और जो भी हम जो स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं वो कोई खतरे में नहीं रहेंगे। खत्म। थ्योरी का तो यहाँ पे हो गया स्वाहा, ठीक है। काफी छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही थ्योरेटिकल है। अगर आप अच्छे से रीड कर करके, अगर मैंने जैसे आपको समझाया, अगर समझोगे तो आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने हमें, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो आपके सॉल्व्ड एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल है जो आपके एक्सरसाइज में आ जाते हैं। मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स इसमें थर्ली बताऊंगा। अगर सेम टाइप का न्यूमेरिकल होगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि इसी टाइप से सॉल्व करना है, आप कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स इस वन शॉट वीडियो में ही दे दूं, तो आपको पढ़ना आसान। बाकी हमने इस चैनल पर सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, तो आप जरूर हमारे वीडियोस का इस्तेमाल करिए अपने पढ़ाई के लिए, और इनको शेयर भी करिएगा, और टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पे जो कुल मिला के आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला तो हमने देखा था कि क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमें थ्रू आउट दिस चैप्टर हम ये देख चुके हैं। इसमें क्या क्या है इन सबका मतलब हम जानते हैं। बट अब देखो, अगर हम किसी प्लैनेट में भेजते हैं तो उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका भी हमें एक फॉर्मूला चाहिए, तो वो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। अब इस डायग्राम से आप ऑलरेडी अवेयर हो कि ये डायग्राम क्या है। यहाँ पे हमारे पास ये अर्थ सरफेस है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। उसके बाद हाइट एच के ऊपर एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल एम, और उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो ऑर्बिट का जो रेडियस है अर्थ के सेंटर से, दैट इज आर। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर प्लस कैपिटल आर प्लस एच, ये भी आपको पता, और अर्थ का मास है कैपिटल। लर्नर्स, अब सिंपल सी बात है कि ये सैटेलाइट इस पॉइंट से शुरू कर रहा है
और इस पॉइंट पे से गोल घूम के आ रहा है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट है अभी के लिए हमारा। तो मैं डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगा ऐसे यहाँ से घूम के आने के बाद यहाँ तक वापस आने के लिए जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा वो क्या हो जाएगा, सर्कल का सरकमफरेंस, राइट। सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल ही ट्रैवल करेगा ये, राइट। और सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr। मगर मैं अगर इस पॉइंट से लेकर के इस ऑर्बिट का अगर रेडियस देखूं तो वो तो स्मॉल आर है, लेकिन स्मॉल आर का मतलब क्या है, आर प्लस एच है ना, तो यहाँ पे मैंने आर प्लस एच लिख दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब इसको यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, तो टाइम और कुछ स्पीड भी होगा इसका, ये वीसी। तो मैं स्पीड लिख देता हूँ, स्पीड का फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, हमारे लिए जो स्पीड है वो वेलोसिटी है, राइट, तो हम यहाँ पे वीसी लिख देते हैं। और जो डिस्टेंस था अभी हमने निकाला 2π कैपिटल आर प्लस एच इन ब्रैकेट, तो डिस्टेंस की वैल्यू ऊपर से हमने यहाँ पे लिख दी। और टाइम जो यहाँ से इसको जा करके वापस आने में लग रहा है, हम बोल देते हैं कि कैपिटल टी लग रहा है, क्योंकि रिवॉल्यूशन है ना, बार बार रिपीट करेगा तो कैपिटल टी, स्मॉल नहीं, ठीक है। जब बार बार कोई भी चीज रिपीट होता है तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं उसको, तो वो कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया। अब अगर मुझे इस कैपिटल टी की वैल्यू चाहिए तो मैं इस टी को इधर लेके आऊंगा और वीसी नीचे चला जाएगा, तो टी इधर आ गया और वीसी नीचे चला गया, तो 2π कैपिटल आर प्लस एच अपॉन वीसी, दिस इज आवर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को प्लीज 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 याद कर लेना, क्योंकि आगे काम आने। लर्नर्स, तो हम पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं जिसमें लिखा है कि सपोज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मतलब ये हमारा अर्थ का सरफेस है, और इस अर्थ के सरफेस से मान लो कि एग्जैक्टली यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है हमारा, वो दिया हुआ है 35780, मतलब एचईओ है, राइट, किलोमीटर। अच्छा, मैं ना स्क्रीन पे से हट जाता हूं कि आपको चीजें थोड़ी क्लियर दिखे, ठीक है, मुझे और ज्यादा स्पेस मिले लिखने के लिए। लर्नर्स, उसके बाद बोला गया है कि डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब यहां से यहां पे जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो मुझे डिटरमाइन करनी है कि वो कितनी होगी। कुछ डेटा आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि ये अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ये आपको याद कर लेना चाहिए, ग्रेविटेशन में आपने ये बहुत बार पढ़ा है। इसके अलावा जो हमारे अर्थ का जो रेडियस होता है लर्नर्स, ये जो रेडियस होता है हमारे अर्थ का, कैपिटल आर, दैट इज 6400 किलोमीटर। ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपको याद रहना चाहिए। अब अगर इतना आपको अच्छे से आता है तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है इसका, राइट। तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व करता हूं, आपको ध्यान से देखना और समझना है। सबसे पहले एक बार हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या क्या डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या दिया था, हाइट दिया हुआ था, विच वॉज एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर होता है लर्नर्स, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। मतलब मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा 35780, 1000 से अगर मैं इसको लेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 जीरो बढ़ जाने वाला है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मीटर, तो 1 2 3, ये 3 जीरो यहाँ पे बढ़ गए। इसके अलावा मेरे पास कैपिटल जी मेरा फॉर्मूला में आने वाला है, जिसकी वैल्यू मुझे याद ही होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। लर्नर्स, इसके अलावा मास ऑफ द अर्थ, अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या था वो, 6 इंटू 10⁻24 kg, यही लिखा है ना मैंने पीछे, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 24 kg, जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ हमें दिया हुआ है, विच वॉज 6400, ठीक है, किलोमीटर। अब ये भी हमारा किलोमीटर में, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6400, ये भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें, और यहाँ पे मीटर आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है लर्नर्स, इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी, तीनों एक ही बात होगी। फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है जो थ्रू आउट दिस चैप्टर हमने पढ़ा है, एंड दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच। यही पढ़ा है हमने फॉर्मूला। अच्छा लर्नर्स, अब हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है, तो सॉल्यूशन ना मैं दूसरे वाले पेज पे लिखता हूँ कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिले, ठीक है। तो अब मैं सॉल्यूशन की अगर बात करूं, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि वीडियो बंद करने के पीछे कारण क्या, मैं ऐसे करके लिखता हूँ, ऐसे करके आराम से देख देख के लिखता हूँ, तो अजीब सा लगता है, राइट, दैट्स द रीजन कि हमने वीडियो बंद कर रखा है। अब जरा ध्यान से देखना, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन नाउ। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले जो फॉर्मूला है हमारा वो लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब बार बार मैं वीसी नहीं लिखूंगा,
GM अपॉन R प्लस H। अब भी जब स्क्वायर रूट बनाना तो ऐसे बनाने के बाद ऐसे ऊपर मारना, वरना थोड़ा सा अनइवन सा लगता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। G का वैल्यू कितना है हमारा? G का वैल्यू हमारा 6.67 इंटू 10⁻11। बहुत सारे लर्नर्स ये कंप्लेन करते हैं कि भैया हमको ना ये याद नहीं होता, तो मैं इसका एक टेक्निक देता हूँ आपको, अभी आपको याद रखना है कैसे इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे हम, ठीक है। 10⁻24 kg। अच्छा, इसके बाद नीचे क्या था? आर। आर की वैल्यू कितनी थी याद करो? 35780। उसके बाद हमने 3 जीरो और डाल दिया था, प्लस हमारे पास आर एच की वैल्यू कितनी थी? 6400। उसके ऊपर हमने 3 जीरो और डाल दिया। तो ये है कुल मिला के। अब इसके ऊपर हम एक लाइन मार लेते हैं स्क्वायर रूट वाला। अब देखो कैलकुलेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, कि ये 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पे जब हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 6.67 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 40.02। ये आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, अब दूसरा दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ये 10⁻11 और 10⁻24, तो हम क्या लेंगे 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻11 प्लस 24 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर हम पावर्स को अगर सॉल्व करते हैं तो इन पावर्स को सॉल्व करने का क्या आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 10⁻30। लर्नर्स डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम 1 2 3 4 जीरो है, ठीक है। तो और यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है, तो सबसे पहले ये 4 जीरो, ये 8 के नीचे भी जीरो है तो 8 के नीचे भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। और 7, और यहाँ पे देखो यहाँ पे है आपका 7 और यहाँ पे 4। तो अगर आप इसको बेसिकली कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अराउंड 421, ठीक है, 8। और आपके आ जाएंगे 1 2 3 4 जीरो आने चाहिए। अगर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। ये आपके 4 जीरो आ जाएंगे। अच्छा लर्नर्स, मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4 जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। बहुत आसान सा लग रहा है ना फिर, ठीक है। 4 जीरो की जगह मैं मल्टीप्लाई बाय, अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं, अभी 4 जीरो ही रहने देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 जीरो रहने देते हैं। अब यहां तक अगर हमने कर लिया है तो अगले स्टेप में हमें करना क्या है, कि यही पावर्स के साथ हमें खेलना है, जो मैंने आपको बोला ना कि अगले स्टेप में हम कर लेंगे, तो हम यही करेंगे अगले स्टेप में। अब यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पे भी डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे। अब देखो जरा ऊपर क्या है, 40.02 इंटू 10⁻13। और अब यहाँ पे कहाँ है डेसिमल, इस जगह पे, राइट। मैं अलग कलर से डेसिमल बना लेता हूँ कि आपको समझे। यहाँ पे डेसिमल यहाँ है तो हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार डेसिमल को लेके आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 42.18। 6 बार लेके आए तो हम यहाँ पे 10 निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव 10⁻6 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब आप में से जिनको भी ये चीज नहीं आता होगा कि पावर कैसे एडजस्ट वगैरह होता है, तो प्लीज मुझे चैट में बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं आपको एक लेक्चर ले लूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाए। अब बहुत सिंपल है कि ये वाला जो आपका नंबर है इसको आप ऊपर लेके जाइए, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13, और ये मल्टीप्लाई जो ऊपर जाएगा तो 10⁻−6 हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, 42.18 रह जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो VC की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी अराउंड, ये तो 40.02 ही रहेगा आपका, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 10⁻7 आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 13 बड़ा नंबर है, राइट। और यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं 42.18। लर्नर्स, अब जो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं होता अप्रोक्सीमेशन से, तो मैं ऊपर 40 ले सकता हूँ और नीचे 42 ले सकता हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय ये है 10⁻7। इसके बाद अगर मैं VC की वैल्यू निकालने जाऊं तो इट विल बी अराउंड 9.5। इसको डिवाइड करने का 9.5 इंटू 10⁻7 आएगा, ठीक है। अब मैं अगर डेसिमल पॉइंट को, ठीक है, अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को, ये एक्चुअली 95 आना चाहिए, ये क्या आएगा देखना जरा अच्छे से करना, 40 डिवाइड बाई 42, 40 डिवाइड बाई 0.95 एंड सो ऑन आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ सरकाता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो VC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9.5, और ये डेसिमल एक घट जाएगा इसमें से, तो ये 6 हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ अगर डेसिमल एडजस्ट करना नहीं आता होगा तो प्लीज बताना। और अब सिंपली डिवीजन मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो, जो आ जाएगा 3.08, और ये आ जाएगा 10⁻3, और ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज योर आंसर। इसको आप चाहिए तो किलोमीटर पर सेकंड में भी
इस आंसर को कन्वर्ट कर सकते हो, बस 10⁻³ हट जाएगा और 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आप लोग प्लीज एक चीज करना कि आप लोग ना लिख लेना, ठीक है, अपने बुक में कि द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज दिस सो एंड सो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड। आई रियली होप कि ये वाला सम आपको बहुत अच्छे से समझा है। अब हम अगला वाला सम समझेंगे। अब इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या किया है, पूछा है कि इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल पढ़ा था, उसी एग्जाम्पल में कितना समय लग जाएगा सैटेलाइट को कंप्लीट करने में एक रिवॉल्यूशन, अर्थात ये सैटेलाइट ऐसे गोल घूम करके इसको कितना समय लग जाएगा। अब सारा डेटा हमारे पास है, क्रिटिकल वेलोसिटी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, तो हमारे पास लगभग वो क्रिटिकल वेलोसिटी की भी वैल्यू है। तो स्क्रीन पे से मैं गायब हो जाता हूँ। अच्छा, ये जो टाइम का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, हमने डिराइव भी किया था, याद करो। 2 पाई मैंने आपको ब्रैकेट में करने के लिए बोला था, कैपिटल आर प्लस एच अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे अभी हम लोग ये वाला सम सॉल्व करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफकोर्स गिवन लिखो गया, ठीक है, तो हमने लिख लिया गिवन। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 3.08 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो यही रह जाएगा हमारा, तो हम किलोमीटर पर सेकंड में रहने देते हैं, बड़ा लगेगा। हाइट हमने निकाला था, कितना हाइट हमारे पास ऑलरेडी था 35780, ठीक है, इसको भी किलोमीटर में रहने देते हैं, अब की बार मीटर नहीं करते, ऊपर वाला भी किलोमीटर है इसलिए, ठीक है, और रेडियस भी हमारा था 6400 किलोमीटर, अगर आपको ये डेटा याद होगा तो। सब किलोमीटर में इसलिए रखा है क्योंकि किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है और टाइम भी हम बड़ा निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लग रहा है। अच्छा, टाइम पीरियड का अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, अगर आपको याद होगा तो, एंड दैट फॉर्मूला इज कि 2 पाई कैपिटल आर प्लस एच अपॉन वी सी, ठीक है। सारा डेटा हमारे पास है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं सीधे, ठीक है। लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन, जगह बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो t इज इक्वल टू 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, पाई का वैल्यू होता है 3.14, ठीक है। अच्छा, vc नीचे है, ठीक है, तो vc को यहाँ पे नीचे ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3.08, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मान लो यहाँ पे r प्लस एच, ये भी पूरा डिनोमिनेटर में ही डाल सकते हो। r का वैल्यू कितना है आपका 6400 प्लस 37580, यही था ना, 357, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, 357 ये आपका वैल्यू है, ठीक है, ये आपका वैल्यू है। अच्छा, अब क्या है ना कि अब यहाँ पे ना सारा खेल अप्रोक्सीमेशन का है, बहुत ध्यान से देखना। t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 को अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं मैं, 3.1 लिख रहा हूं, इसके अलावा 3.01 को भी 3.05 के आगे है ना, तो 3.1 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट किया, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 42180, अगर मैं इसको ऐड कर लूंगा तो 42180, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को कट कर सकता हूँ, तो मैंने इसको कट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 42180। अब मैं क्या करूंगा ना कि डेसिमल को आगे लेके जाऊंगा, यहाँ पे जो डेसिमल है इसको लेट से 1 2 3 बार मैं आगे लेके गया, तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2.18, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है बाद में, ठीक है। फिर भी अगर आपको जीरो लिखना है तो लिख दो। मैं 3 बार इधर आया था ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो +3, अगर राइट हैंड साइड में जाता तो निगेटिव होता, ठीक है। अब जो मेरे पास ये 42.180 है, इसको भी मैं अप्रोक्सीमेट ले लेता हूँ, लेट से 43, अप्रोक्सीमेट करते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे 10⁻³ ही रहेगा। 43 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रहेगा, तो 86 के आगे 3 जीरो लिख दो, इतने सेकेंड्स का समय आपको लग जाएगा। अब हमें मान लो कि आंसर जो हमें चाहिए वो चाहिए आवर्स में, तो t इज इक्वल टू, ठीक है, 86000 डिवाइड बाय 3600 कर दो, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आवर्स आ जाएगा, तो t का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अराउंड 23.8888 आवर्स आना, एक और 8 आना चाहिए, आवर्स इतना आएगा, और जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली वापस ले सकता हूँ 24 घंटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहिए तो कि जो समय लगा है दैट इज अराउंड, ऐसा आप लिख सकते हैं कि जो समय लगा है दैट इज अराउंड 24 आवर्स।
तो ये भी एक न्यूमेरिकल हो गया और यही दो आपके सॉल्व एग्जांपल थे जिसके बारे में हायर अर्थ ऑर्बिट का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो जिक्र हुआ था। अब इसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल्स है, 3 न्यूमेरिकल्स हैं, दैट इज ऑफ योर एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, उसको भी हम अब सॉल्व करेंगे। सो लर्नर्स, अभी आपके एक्सरसाइज का जो पांचवा क्वेश्चन जो है उसमें जो पहला न्यूमेरिकल है दैट इज कि इफ द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। तो मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के मास को हम ले लेते हैं me, ओके, और ये हमारा जो प्लैनेट है इसके मास को हम लोग ले लेते हैं mp, मास ऑफ द प्लैनेट। अब ऐसा कह रहे हैं हमें कि जो मास ऑफ दिस प्लैनेट है वो है 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास से 8 गुना है, ठीक है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मान लो कि इसका जो रेडियस है हमारा उसको हम लोग कह देते हैं आर ई, अर्थ का रेडियस। तो यहां पे ऐसा कह रहा है कि इसका जो रेडियस होगा वो ट्वाइस होगा, तो हम कहते हैं रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट। अब हमें पता है कि v स्केप फॉर द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारे अर्थ की वैल्यू है, ये हमें पता है। हमें बताना है कि v स्केप, ठीक है, क्या होगा इस पर्टिकुलर प्लैनेट का। तो दिस इज द क्वेश्चन। आई रियली होप कि सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो एक ब्लैंक सा स्लाइड ले लेता हूं मैं जहां पे, अच्छा एक और चीज है कि यहाँ पे स्केप फॉर द प्लैनेट, तो हम यहाँ पे p लिख देते हैं स्मॉल सा, कि आपको ये समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें गिवन की बात करूं तो यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे गिवन में हमें सबसे पहले दिया है कि मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट हमको कितना दिया था 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, जो हमने लिखा था। फिर हमें दिया था रेडियस ऑफ द प्लैनेट विच वाज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर आपको याद होगा तो। फिर हमें क्या करना है कि फाइंड करना था, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था वी स्केप, किसके लिए, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एम आई राइट, वी स्केप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं कि आपको समझ में आए। टू फाइंड, ठीक है, वी स्केप किसके लिए, उस प्लैनेट के लिए। तो मैं यहाँ पे वी स्केप के आगे नीचे स्मॉल छोटा सा पी लिख देता हूँ, वी ई रहने देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें ढूंढना है। इसके अलावा जो हमारे पास फॉर्मूला है स्केप वेलोसिटी का, इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा और ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है। तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है वी स्केप का, वी स्केप का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन कैपिटल आर। अगर आपको याद होगा तो ये हमारे पास वी स्केप का फॉर्मूला है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करके ऐसे बना देता हूं, ओके। हमें सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन में ना हमें नए प्लैनेट का वी स्केप निकालना है, ठीक है। ये जो हमारा नया प्लैनेट है इसका हमें स्केप वेलोसिटी चाहिए। इसके लिए हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। पहला जो हमारा इक्वेशन होगा वो हमारा होगा फॉर अर्थ, जिसकी हमें हर चीज पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो अर्थ के लिए हमें पता है कि वी स्केप जो है हमारा वैल्यू वो क्या आता है। अर्थ के लिए मैं नीचे यहाँ पे छोटा सा ई लिख देता हूँ, प्लैनेट के लिए यहाँ पे छोटा सा पी लिखा हुआ है, ठीक है। वी ई, वी स्केप, अब देखो यहाँ पे मैं छोटा सा ई लिख दे रहा हूँ, ये अर्थ के लिए है, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला तो हमारे पास वही है ना, अंडर रूट ऑफ 2gme, मास ऑफ अर्थ हो गया और रेडियस ऑफ अर्थ हो गया आर, ठीक है। इसका जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बुला लेता हूँ, ठीक है। ये बात याद रखना क्योंकि ये काम आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और बना रहा हूँ फॉर प्लैनेट, एक और इक्वेशन मेरा बन रहा है सॉल्यूशन में फॉर प्लैनेट। तो वी स्केप, ठीक है, वी स्केप को यहाँ पे हमने वी ई लिया, नीचे स्मॉल ब्रैकेट में पी ले लेते हैं, वी स्केप फॉर द प्लैनेट। अब यहाँ पे 2 तो 2 ही रहेगा, जी जी रहेगा, एम मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ द प्लैनेट कितना दिया ऊपर यहाँ पे देखो आप ध्यान से 8me। तो यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट हम पहले लिख लेते हैं mp, ठीक है, और फिर यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लैनेट लिख देते हैं rp, ठीक है, कि हमें थोड़ा सा आसानी से हम कर सके। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज डाल दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2g, यहाँ पे हो जाएगा 8me, उधर जो हमने गिवन में लिखा वहां से वैल्यूज डाल रहा है, और rp का वैल्यू क्या है 2re, ये हमारे वैल्यूज है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ध्यान से देखो gme और re, इनको एक तरफ लेना है और 8/2 को एक तरफ लेना है। तो सबसे पहले ये वाला 8 और ये वाला 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 8/2 इसको अंडर रूट में ही रहने दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं तो बचा क्या मेरे पास,
मेरे पास यहाँ पे बचा है मल्टीप्लाई बाय 2 कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई, ये मेरे पास बचा है। अब बहुत ध्यान से देखो कि ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है, बड़ा सा रहने देते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 जी एम ई अपॉन आर ई, ये मेरे पास वैल्यूज है। इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी स्केप फॉर द प्लैनेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, यहाँ पे ऐसे रहने दिया, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 जी एम ई अपॉन आर ई। ऐसे दोनों को मैं अलग करके भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना, 2 जी एम ई अपॉन आर ई का वैल्यू है 11.2, ठीक है, दिस इज द वैल्यू, ये इसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, और ये हो जाएगा मेरा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मेरे को इसका आंसर क्या मिलने वाला है, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि escape velocity of the planet, bigger planet will be 22.4 kilometer per second. This is my answer. We escape for new planet. This is my answer. Is it clear to everyone? समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत 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 ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन में भी ये डेटा दिया हुआ है, मैं डेटा को एक बार देखता हूँ कि इरेज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैन नॉट इरेज दैट, पहले वाले से मैंने कॉपी किया था। तो अब जरा ध्यान से इस वाले सम को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो इस वाले सम में आपका क्या लिखा है कि हाउ मच टाइम, कितना समय लग जाएगा एक सैटेलाइट को ऑर्बिट करने में, अगर वो हाइट इतनी पे है। तो हमारा जो हाइट, अगर यहाँ पे आप देखोगे सेम हाइट पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, 35780 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितना टाइम लग जाएगा अर्थ सरफेस पे, ठीक है। अगर अगर हमारा जो अर्थ का जो यहाँ पे मास था, याद करो हमारा जो मास था वो 6 इंटू 10 टू कुछ तो था, ठीक है। तो अगर हमारे अर्थ का जो मास है, बालक ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर हमारे अर्थ का जो मास है, अगर उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, और कितना बढ़ा देते हैं, तो अर्थ के मास को हम 4 गुना कर देते हैं उसके ओरिजिनल मास से। तो अब सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि भैया यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो कुछ चीजें तो ओके, यहाँ पे कुछ चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी लिखी पड़ी हुई है। अर्थ का अगर मास बढ़ा दिया गया तो कितना टाइम लग जाएगा, ये हमसे पूछा गया है, टाइम पूछा है। यहाँ पे ये चीज नहीं पूछा है हमें, यहाँ पे पूछा है वीसी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे, जो हमने पहले ही निकाला था 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में निकाला था, तो वीसी की वैल्यू तो हमें पता ही है। अब मास बोला है कि 4 गुना हो गया प्रीवियस मास से, ठीक है। तो नया मास हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि जो नया मास है हमारा, हाइट ये दिया हुआ है, रेडियस हमें ये पता ही है, और बोला जा रहा है कि जो नया मास है एम न्यू, वो 4 गुना हो गया पुराने मास से। ये यहाँ पे हमें इन्होंने दिया हुआ है। अब हमें ये सम सॉल्व करना और हमें निकालना क्या है, नया मास, हमें टाइम निकालना है। इसको घूमने में जो नया टाइम लगेगा वो टी न्यू कितना होगा, हमें ये निकालना है। ओ माय गॉड, बिजली चली गई। चलो कोई बात नहीं, बिजली अगर चली भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने अपना वीडियो बंद रखा है। मेरा वीडियो बंद होता तो दिक्कत हो जाता, चालू होता तो दिक्कत हो जाता। चलो ठीक है, अभी हम लोग इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया है। हमारे पास यहाँ पे गिवन में सबसे पहले हाइट दिया हुआ है, कितना था वो, 35,780 किलोमीटर, इसको हम किलोमीटर में रहने देंगे। फिर हमारे पास नया मास हमें दिया हुआ है विच इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल मास, 4m हो जाएगा। इसके बाद हमें वेलोसिटी ऑलरेडी पता है, वो कितना था हमारा 3.08, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी था। और हमें रेडियस भी पता है 6400 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें किलोमीटर वगैरह में है, तो कुछ चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ढूंढना क्या है जनाब, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें इसमें फाइंड करना है टी न्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नया टाइम क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इन दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला वो टाइम का फॉर्मूला था, याद करो, 2 पाई कैपिटल आर प्लस एच अपॉन वी सी, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। वी सी नहीं लिखते यहाँ पे, हम खाली वी रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद लर्नर्स, दूसरा जो, अब यहीं पे इस बात को समझना कि हमें v का भी फॉर्मूला हमारे पास है। और v का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिटिकल, यहाँ पे वी सी लिखने ही रहने ही देता हूँ, ठीक है, सी रहने देता हूँ। तो v 2 जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। एम आई राइट? अब सबसे पहले एक बात समझो
कि अगर मास बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लैनेट का मास बढ़ा है, सैटेलाइट का मास नहीं बढ़ा है। क्वेश्चन में मास किसका बढ़ा है? प्लैनेट का मास बढ़ गया है। सैटेलाइट के मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लैनेट के मास से बढ़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में निकालना होगा नया वी स्केप न्यू वाला, ठीक है। वी यहाँ पे छोटा सा एन लिख देता हूं मैं, वी स्केप नया वाला। तो वी स्केप नया वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, जी टू, सॉरी यहाँ पे टू नहीं है ना, इस फॉर्मूला में टू नहीं आता, मैंने गलती से लिख दी टू, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में टू नहीं आता, ये जी एम ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर पीछे भी लिखा होगा तो माफ कर देना मुझे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी मास नया वाला अपॉन रेडियस प्लस हाइट, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, खाली मास में बदलाव आया। अच्छा, अगर मास नया वाले की अगर हम बात करें तो कितना है मास नया वाला? 4 गुना है पुराने वाले के, है राइट, 4 गुना है पुराने वाले के, और बाकी कोई बदलाव नहीं आया। तो अगर मैं इस 4 को थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ, लेट्स से कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच। अभी ऐसा ही सम हमने पीछे भी सॉल्व किया। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 अलग, अभी हमने पहले ही थोड़ी देर पहले ऐसा ही सम सॉल्व किया, जी एम अपॉन आर प्लस एच, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जी एम अपॉन आर प्लस एच का मतलब क्या है? जीएम अपॉन आर प्लस एच का मतलब क्या है? जीएम अपॉन आर प्लस एच का मतलब है वीसी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वीसी, और ये हो जाएगा 2vc। मतलब हम बोल सकते हैं वी स्केप न्यू इज इक्वल टू 2vc। ये हमारा, इसको हम एक इक्वेशन मान के चलते हैं, ठीक है। चलो, इसको हम एक इक्वेशन मान के चलते हैं। अब हमें नया टाइम निकालना, फाइनली हमें ये वाली चीज निकालनी है। तो इस वाले चीज को निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है टी एन, टी न्यू इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, और टाइम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो टाइम भी होगा टी न्यू के लिए नया होगा, राइट। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो जो वेलोसिटी होगा वो भी नया होगा, तो वी ई एन जो हमने अभी वैल्यू निकाला था। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू कितना होता है? 3 पाई का वैल्यू होता है 3.14। मैं बोल रहा हूँ पाई का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन में हम लोग वी एन जो है हमारा वेलोसिटी जो हमारा है, वो तो हमें पता है ना कि कितना वेलोसिटी है। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पे जो वी एन न्यू जो हमारे पास है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी 3.14 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी एन न्यू है वो क्या था? 2ve था। तो यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा? 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच, इसकी वैल्यू भी हम डाल सकते हैं, और यहाँ पे ये वी रहेगा, राइट। और वी की वैल्यू हमें पता है, और वी की वैल्यू मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन में लिखा है गिवन में भी 3.14। यहाँ पे ये था 3 आई थिंक 3.1 था, राइट, 3.1 था। मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू भी मुझे पता है, एम आई राइट? आर की वैल्यू भी मुझे पता है। आर की वैल्यू क्या थी, याद करो, 6400, ठीक है। और हाइट कितना था? 35780, ठीक है। अच्छा, आपको अप्रोक्सीमेशन करने भी मैंने सिखाया था पहले, तो इसको भी मैं 3.1 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 3.1 लिख सकता हूँ, तो इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा वैसे। और इसका वैल्यू हमने ये भी ऐड किया था पिछले समय भी, तो 42180 आ रहा था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टी न्यू जो हमारा ऑलमोस्ट आ रहा है, वो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा डिवाइड होने के बाद, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा हमारा 42180, तो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 42180 सेकेंड्स। ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है। अब लेकिन मान लो कि यही मुझे सेकेंड्स में नहीं चाहिए, मुझे आवर्स में चाहिए, तो टी एन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 42180 डिवाइड बाई 3600, ये मेरा आंसर आ जाएगा आवर्स में, राइट। तो आवर्स में आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगर फाइनली अगर मैं कर लेता हूँ तो 11.71 आवर्स आ जाएगा, और इसी को मैं लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट 12 आवर्स। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और अब हम, तो फाइनली अब हम लोग ना तीसरा वाला करते हैं, जो आपके सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में। इस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखना, क्या बोला जा रहा है। इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज टी, ठीक है। द हाइट ऑफ द सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन इज टी सेकेंड्स इज h1। तो मान लो कि ये वाला पहले वाले ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है, और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वो मान लेते हैं कि हम लोग h1 है, ठीक है। और इसको जो टाइम लग जाता है दैट इज टी सेकेंड्स, ऐसा यहाँ पे हमें लिखा हुआ है। तो इसको जो टाइम लगता है दैट इज टी सेकेंड, कैपिटल टी, मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। उसके बाद हमें बोला गया है
देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सैटेलाइट, हमें एक नया सैटेलाइट है जो यहाँ पे घूम रहा है और हमें इसकी अर्थ सरफेस के बाद ऊपर की हमें इसको हाइट बतानी है, तो h2 बोल देते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर उसको जो टाइम लग रहा है इस टू, यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है, दैट इज टी न्यू हम बोल सकते हैं इसको एक तरीके से, ठीक है। या फिर सिंपली हम बोल देते हैं कि इसको जो टाइम लगता है वो 2√2t इतना लग रहा है उसको टाइम, 2 अंडर रूट और उसका टी बिना रूट के है, इतना समय लग रहा है। तो यही क्वेश्चन है, हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, h2 फाइंड करना है, हमें हाइट बताना है। तो इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोगों को केपलर्स लॉ याद है? सभी लोगों को केपलर्स लॉ, केपलर्स का थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ में ग्रेविटेशन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किया था, दैट वाज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, टी स्क्वायर। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ से यहाँ तक जो आर है वो हमारा रेडियस है अर्थ का, ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए, इज इक्वल टू के, ये हमारा केपलर्स थर्ड लॉ है। अब यहाँ पे जो आर क्यूब लिखा है उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यूब इज इक्वल टू के। अब अगर मान लो कि यही चीज अगर मैं 4h1 बनाता हूं, तो हाइट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, आर प्लस एच की जगह मेरा आ जाएगा h1, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यूब। इसको लेट से मैं कह देता हूं 4h1, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम एक तरीके से। अच्छा, अगर यही मैं 4h2 अगर निकालता हूं, ध्यान से समझना, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन, मैं खाली h के जगह पे h2 लिख दे रहा हूं इसको, और ये पूरा क्यूब हो जाएगा एंड इक्वल टू के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बुला लेता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें, राइट, इसको मैं इक्वेशन बुला सकता हूँ। अब अगर मैं, करना कुछ नहीं है, बस इस इक्वेशंस को कंपेयर करना है, ऑल वी नीड टू डू इज कंपेयर दिस टू इक्वेशंस। लेकिन ऐसा करने से पहले, ठीक है, बिफोर वी गो एंड कंपेयर दिस इक्वेशन, एक बात को हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो टाइम हमें दिया हुआ है, इस जगह पे जो हमें टाइम दिया हुआ तो कैपिटल टी है, तो चलो यहाँ पे कैपिटल टी है तो इट्स फाइन। बट इस जगह पे जो हमें टाइम दिया हुआ है h2 के लिए, वो टाइम हमें t नहीं दिया हुआ है, दैट इज 2, ठीक है, फिर अंडर रूट 2, फिर t, और फिर उसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब है बाय द वे, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। अब इस चीज को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 यही रहने देता है। अब मुझे दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टी स्क्वायर इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखो, पहला वाला इक्वेशन हमारा था टी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, आर प्लस h1 का क्यूब, राइट, ये था हमारा। दूसरा इक्वेशन जो हमारा था दैट वाज 2 अंडर रूट 2, ठीक है, फिर कैपिटल टी, उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस h2 का क्यूब, ये हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन था। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, यहां पे मैं इसको लिखूंगा t2, यहां पे आ जाएगा r प्लस h1 का क्यूब, होल क्यूब रहेगा, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ध्यान से समझना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है, और t का स्क्वायर हो जाएगा t, तो ये मेरा आ जाएगा 8t स्क्वायर, 8t स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा r प्लस h2 का क्यूब। अब यहां पे आपको कुछ नहीं करना है भाइयों और बहनों, बस आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और सबसे पहली बात ये भी याद रखो कि जो कट हो रहा है उसको कट करो, ये कट हो जाएगा। फिर हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा, यहां तो कुछ नहीं है, 1 है, तो ये आ जाएगा r प्लस h2 का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर 8 है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r प्लस h1 का होल क्यूब। अब यहां पे हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, मैं यहां पे लिख सकता, बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड बोल रहा हूं, टेकिंग क्यूब रूट, हमें इसको बाहर निकालना है ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3, बाकी जो भी आपका माल मटेरियल है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो आपका माल मटेरियल में क्या है, r प्लस h1 का होल क्यूब, ओके, इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, आपका क्यूब रूट आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों तरफ लिया है, फिर आपका 8, ठीक है, और r प्लस h2 का होल क्यूब एज इट इज। अब देखो ये यहां पे कैसा सीन होता है ना,
कि हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या कैंसिल हो जाता है, ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाता है, ये क्यूब रूट और ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बचेगा r प्लस एच वन इज इक्वल टू 8 जो है उसका क्यूब रूट आएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो सबसे पहले क्योंकि 8 क्यूब में नहीं है, 8 जो आपका है ना वो उसका क्यूब नहीं है, तो ये 8 एज इट इज ही रह जाएगा, तो उसका आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा r प्लस एच टू, ये ऐसा रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ r प्लस एच वन इज इक्वल टू 2r प्लस 2h2, इस तरीके से मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ, राइट। r प्लस एच वन इज इक्वल टू 2r प्लस 2h2, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब फाइनली अगर मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे बेसिकली वैल्यू क्या चाहिए थी, h2 की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, एक बार लेट्स चेक। और यहाँ पे मान लो कि r के साथ हम यहाँ पे ले आए तो ये प्लस था तो माइनस 2r हो जाए, या फिर वहीं भेज देते हैं, ठीक है, ये पूरे को हम वहाँ भेज देते हैं, इक्वल टू 0 करके देखते हैं। या फिर H2 चाहिए ना हमें H2 चाहिए, तो 2H2 लेट्स से इसको उधर ही रहने दिया, R प्लस H1 माइनस 2R, ठीक है, ये 2R तो आना ही आना है, ठीक है। ओहो हो मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, माइनस 2 और यहाँ पे आपका रह जाएगा इक्वल टू 2H2, तो ये फाइनली 2, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है कैलकुलेशन। ओ स्थित, हमने गड़बड़ कहाँ से किया वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने का H2 को पहले लिखा है और यहाँ पे हमने H1 ही पहले लिख दिया, तो यहाँ से हमारी असली गड़बड़ शुरू हुई थी। तो यहाँ से वीडियो को एडिट कर दिया जाएगा और यहाँ से हम फिर से करेंगे। ओके चलिए कोई बात नहीं, तो फिर से करते हैं शुरू, टेक 2। अगर मैं एडिट करना भूल जाऊं तो मुझे बिल्कुल माफ कर देना। तो अब हमें फाइनली क्या करना है, टेकिंग, ठीक है, क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, हमें दोनों तरफ क्यूब रूट लेना है। तो ये क्यूब रूट जैसे ही हम लेंगे तो होगा क्या, ध्यान से समझना, ठीक है, अंडर रूट क्यूब में आ जाएगा हमारा r प्लस एच टू का क्यूब। ओके, अब ये क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है एक्चुअली, ये होता है यहाँ पे और कुछ खास नहीं होता। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा 8 क्यूब रूट के अंदर, 8 अब नॉर्मली क्यूब क्यूब नहीं था 8 का, याद रखना, तो उसका क्यूब रूट निकालना ही पड़ेगा, r प्लस एच वन क्यूब। अब मैंने जैसे आपको बताया ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब कैंसिल, 8 ऐसे ही रह गया, तो ये आ जाएगा r प्लस एच टू इज इक्वल टू 8 का आ जाएगा 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा r प्लस एच वन। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो r प्लस एच टू इज इक्वल टू 2r प्लस 2h1, ये इसका फाइनल आंसर आने वाला है। अब अगर यहाँ से मुझे h2 का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है, प्लस 2h1 और ये r उधर गया तो माइनस r हो गया, तो यहाँ पे h2 आ जाएगा हमारा 2r माइनस r इज इक्वल टू r प्लस 2h1। तो h2 का वैल्यू हमें फाइनली मिल गया है एंड दिस इज द वैल्यू। इतना ही करना है, इसके आगे ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, इतना ही इसका आंसर है। तो हाइट ऑफ द नेक्स्ट सैटेलाइट विल बी, जो दूसरा सेकंड सैटेलाइट है उसकी हाइट क्या होगी, r प्लस 2h1, दैट विल बी द हाइट। इतना ही सॉल्व करना है, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना। आई रियली होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। मैंने एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया, पूरे चैप्टर का थ्योरी हमने पढ़ा है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हैप्पी लर्निंग। और इस चैनल पे हमने बहुत सारे चैप्टर कवर किए, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।